जब दिव्य संत जोंग और स्पेल वॉरियर अपनी चर्चा कर रहे थे, तब तक जायान 50 किलोमीटर से अधिक दूर उड़ चुका था। रास्ते में उसके साथ कुछ भी और नहीं हुआ और 1 घंटे की उड़ान के बाद वह गुफा पर पहुंच गया। जब वह पहुंचा तो उसने एक बार फिर यिन यांग रिंग निकाली और खजाने की सुरक्षा के साथ गलियारे में प्रवेश किया। उसने जल्दी से गलियारे को पार किया और जब उसने गुफा के निकास की रोशनी देखी तो अपने कदम तेज कर दिए। जल्द ही उसके आसपास का वातावरण चमक उठा और वह खुद को बाहरी घाटी की ओर जाने वाली चट्टान के सामने वापस पाया। जायान ने धुंधले आकाश को देखने के लिए सिर उठाया। हालांकि यह अभी भी उसे बेचैनी का एहसास कराता था, लेकिन ये घाटी की गहराइयों में आकाश को ढकने वाली लाल रोशनी से कहीं बेहतर था। अपनी आध्यात्मिक समझ स्पिरिचुअल सेंस से आसपास के क्षेत्र का निरीक्षण करने और यह पता लगाने के बाद कि वहां कोई कल्टीवेटर या कोई अन्य अजीब चीज नहीं थी, जायान ने राहत की सांस ली और गुफा के प्रवेश द्वार के चारों ओर की दीवार पर अपनी नजरें डालीं। अपना हाथ लहराते हुए एक नीली जादुई मुहर स्पेल सील बाहर निकली और बिना किसी निशान के पत्थर की दीवार में प्रवेश कर गई। इसके तुरंत बाद जायान ने चुपचाप एक और हाथ की मुद्रा बनाई क्योंकि वह एक मंत्र बड़बड़ाने लगा और एक अजीब दृश्य देखने को मिला। साधारण पत्थर की दीवार अचानक नीली रोशनी की एक परत के साथ चमकने लगी और फिर गोल्ड डिवोरिंग बीटल्स का एक झुंड दीवार से बाहर निकला, जिनमें से प्रत्येक विभिन्न आकारों के चांदी के क्रिस्टल के टुकड़े लिए हुए था। कुछ टुकड़े मुट्ठी के आकार के थे जबकि अन्य रेत के दाने जितने छोटे थे। एक पल में बीटल्स द्वारा पहुंचाए गए चांदी के क्रिस्टल के टुकड़ों ने जायान के सामने एक ढेर बना लिया। वे क्रिस्टलीकृत टेलस्टार सिल्वर और थे। जब पहले टुकड़े प्रकट हुए तो जायान की अभिव्यक्ति शांत थी, लेकिन जब इनमें से दर्जनों क्रिस्टल नीचे गिरे तो उसके चेहरे पर उत्साह दिखने लगा। युवक जायान, टेलस्टार सिल्वर की शिरा मेरी कल्पना से कहीं अधिक बड़ी है। ऐसा लगता है कि मैं पुतले पपट्स बनाने में इस सामग्री का उपयोग करके शोध करने में सक्षम हो जाऊंगा। अचानक आत्मा विचलन के महाराजा मोनार्क ऑफ सोल डाइवर्जेंस की आवाज जायान के दिमाग में गूंजी। वे अपनी आवाज से अपनी खुशी नहीं छिपा सके। जब गोल्ड डिवोरिंग बीटल्स ने टेलस्टार सिल्वर क्रिस्टल का अंतिम टुकड़ा भी जमा कर दिया तो जायान ने चमकती हुई चांदी के उस छोटे से ढेर को देखा और मुस्कुराया। बिल्कुल सही, मैंने भी नहीं सोचा था कि टेलस्टार सिल्वर की शिरा में इतनी मात्रा होगी। हमें काफी अच्छी फसल मिली है। जायान ने जमीन पर अपनी आस्तीन लहराए और एक पल में चांदी के क्रिस्टलों को अपने स्टोरेज पाउच में झाड़ दिया। इसके बाद उसने तेजी से एक सीटी बजाई और गोल्ड डिवोरिंग बीटल्स उसके चारों ओर घूमने लगे और फिर अपने स्टोरेज पाउच में वापस चले गए। ये काम हो जाने के बाद जायान ने अपने स्टोरेज पाउच पर थप्पड़ मारा और उसकी हथेली में एक पारदर्शी गेंद प्रकट हुई। फिर उसने मोती पर नीली रोशनी की एक धुंध फूंकी और गेंद के अंदर एक सेम के आकार का प्रकाश बिंदु प्रकट हुआ। जायान ने लंबे समय तक अपने हाथ में मोती को घूरा और थोड़ा त्योरी मारी, इससे पहले कि वह अपने आसपास देखने लगा। अपनी दिशा निर्धारित करने के बाद उसके शरीर से नीली रोशनी निकली और वह आकाश में एक लकीर बनाते हुए उड़ गया। जायान जल्दबाजी में नहीं उड़ रहा था और जैसे जैसे वह अपने हाथ में पारदर्शी गेंद लेकर उड़ रहा था, वह कभी कभी उसे देखने के लिए रुकता था, इससे पहले कि वह अपना रास्ता समायोजित करे और आगे बढ़े। कई किलोमीटर तक उड़ने के बाद वह एक जंगल के ऊपर पहुंचा और आश्चर्य की आवाज निकालकर अचानक रुक गया। उसका शरीर धुंधला गया और वह तेजी से नीचे उतरा। जब वह जंगल से 100 मीटर ऊपर था तो जायान रुका और उसकी आंखों से प्रकाश चमका। उसने जंगल में एक पुरुष कल्टीवेटर की लाश को 2 टुकड़ों में बंटा हुआ पड़ा देखा और आसपास का क्षेत्र सूखे खून से गहरे लाल रंग में रंगा हुआ था। कल्टीवेटर के जादुई खजाने और स्टोरेज पाउच के लिए वे कहीं नहीं दिख रहे थे। जायान ने एक पल के लिए लाश की ओर देखा और आह भरते हुए कहा, लगता है किसी ने उस पर हमला किया था। ये सत्यापित करने के बाद कि आसपास कोई स्थानिक विदारण स्पेशल टीयर्स नहीं थे, उसे पता चल गया कि केवल एक ही संभव निष्कर्ष था। जायान ने वहां ज्यादा देर तक नहीं रुका और जल्दी से अपने रास्ते पर आगे बढ़ गया। हालांकि उसे विश्वास था कि 2 अंतिम नैसेंट सोल कल्टीवेटर्स के अलावा घाटी में उसके लिए बहुत कम चीजें खतरा पैदा करती थीं, लेकिन अगर कल्टीवेटर्स का एक समूह उसे घेरकर घात लगाता तो यह अभी भी खतरनाक साबित हो सकता था। हालांकि ऐसा होने की संभावना नहीं थी, फिर भी जायान ने बढ़ी हुई सतर्कता के साथ यात्रा की। आधा दिन बीत जाने के बाद जायान को अभी भी किसी भी घात का कोई संकेत नहीं मिला था। इसके बजाय उसे 2 कल्टीवेटर्स मिले जो स्थानिक विदारणों के परिणामस्वरूप मारे गए थे। जायान ने उनके टूटे शरीरों को देखकर सिर हिलाया। अपने हाथ में पारदर्शी गेंद के मार्गदर्शन का पालन करते हुए वह अंततः एक घने और हरे भरे जंगल के ऊपर पहुंचा। जायान ने एक पल के लिए स्वयं से बड़बड़ाया और फिर अपने हाथ में पारदर्शी गेंद को मजबूती से पकड़कर उस पर बल लगाया। नीली रोशनी की एक चमक के साथ यह एक स्पष्ट ध्वनि के साथ टूट गई। जब गेंद टुकड़ों में टूट गई तो उसके अंदर तैरने वाला नीले प्रकाश का वह बिंदु मुक्त हो गया। प्रकाश का वह बिंदु जायान के सामने तैरता रहा और आगे के निर्देश की प्रतीक्षा करता रहा।
जैसे ही उसने उसकी ओर इशारा किया, सेम के आकार का प्रकाश बिंदु टिमटिमाया और तुरंत उड़ गया, और वह उसका बारीकी से पीछा करने लगा। एक पल बाद घने जंगल के आकाश में प्रकाश का बिंदु टिमटिमाया और नीचे की ओर उड़ने लगा। जैसे ही जायान उसके बाद नीचे उतरा, उसकी आंखों में एक चमक चमकी। जब यह जमीन पर पहुंचा तो प्रकाश का बिंदु एक विशाल पेड़ के चारों ओर घूमा और फिर उसके तने में गायब हो गया। जब जायान ने ये देखा तो वह पेड़ के सामने उतरा और उसके चारों ओर की रोशनी फीकी पड़ गई। उसने जल्दी से पेड़ का आकलन किया और फिर अपना हाथ उस पर रखा। एक बंद धमाके के साथ उस स्थान से हरी रोशनी चमकी जहां उसने अपनी हथेली रखी थी और एक नीला ताबीज टालिस्मन पेड़ से तैरकर बाहर आ गया। उसने जल्दी से ताबीज को अपनी उंगलियों के बीच पकड़ लिया और एक मुस्कान के साथ उसे देखा, इससे पहले कि उसे हवा में फेंक दिया। सनसनाहट, ताबीज आग पकड़कर जल उठा और आग की एक लाल रेखा में आकाश में तेजी से उड़ गया। इस बार जायान एक पल के लिए स्थिर खड़ा रहा और फिर जमीन पर पैर मोड़कर बैठ गया, अपनी आंखें बंद कर लीं और यहां तक कि यात्रा में खर्च की गई अपनी जादुई शक्ति को बहाल करने लगा। ज्यादा देर नहीं बीती थी, लाल प्रकाश की रेखा जंगल के एक असाधारण कोने में नीचे गिरी। फिर एक और प्रकाश किरण आकाश में उभरी और जायान के स्थान की ओर उड़ी। प्रकाश की किरण के आने से पहले जायान ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और उसे आते हुए देखा। प्रकाश की किरण जल्द ही वहां पहुंच गई। यह जायान के चारों ओर एक बार घूमी, मानो उसकी पहचान सत्यापित कर रही हो, और फिर नीचे गोता लगाया। जैसे ही प्रकाश किरण ने जमीन को छुआ, रोशनी तुरंत गायब हो गई और एक सफेद पोशाक पहने एक स्त्री प्रकट हुई, जिसकी सुंदरता अलौकिक थी। जायान ने उसे शांत भाव से देखा और कहा, वायलेट स्पिरिट महोदया, आप काफी जल्दी आ गईं। जल्दी, मैं यहाँ कई दिनों से प्रतीक्षा कर रही हूँ। उस समय के दौरान कल्टीवेटर्स के साथ समूहों ने इस जंगल की तलाशी ली है, और हर बार जब ऐसा हुआ, मैं और अधिक घबरा गई। अगर भाई जायान नहीं आते तो मैं जल्द ही यहाँ से चली गई होती। वायलेट स्पिरिट की मधुर आवाज में थोड़ी नाराजगी दिखती थी, क्योंकि वह अपने आकर्षक कदमों से उसकी ओर चलते हुए बोली। जायान मुस्कुराया और वायलेट स्पिरिट के निष्कलंक चेहरे को देखने के बाद बोला, वायलेट स्पिरिट महोदया का अपना असली रूप प्रकट करना मेरे लिए एक आश्चर्य की बात है। मैंने सोचा था कि आपके लिए इसे छुपाना आसान था। वायलेट स्पिरिट ने अपने होंठ बांधे और मीठे स्वर में कहा, जब मैंने घाटी में प्रवेश किया तो मैंने अपने असली स्वरूप को छिपाने के लिए एक खजाने का उपयोग किया था। हालांकि घाटी में एक प्रतिबंध लगता है जिसने इसे अप्रभावी बना दिया है। इसे छुपाने के लिए बिना किसी साधन के मुझे इसे पहनने का कोई विकल्प नहीं है। क्या हुआ, क्या मेरा यह अशिष्ट स्वरूप भाई जायान की नजर में नहीं उतरा? वायलेट स्पिरिट फेरी जरूर मजाक कर रही हैं। एक विवश मुस्कान के साथ उसकी अभिव्यक्ति अचानक गंभीर हो गई और उसने कहा, मजाक काफी है। क्या ये पहली जगह थी जिसे आपने चिन्हित पाया? वायलेट स्पिरिट ने अपनी मुस्कान वापस ले ली और जवाब दिया, बिल्कुल सही। ये प्रामाणिक होना चाहिए क्योंकि मूल निशान को घोस्ट स्पिरिट्स एक्ट द्वारा नष्ट कर दिया गया था। हालांकि इसे ढूंढना कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। जब जायान ने उसे घोस्ट स्पिरिट्स एक्ट का जिक्र करते सुना तो उसने अपनी भौहें चढ़ा ली और ठंडे भाव से मुस्कुराया। चूंकि ऐसा है तो चलो बस घोस्ट स्पिरिट्स एक्ट के शिष्यों का अनुसरण करते हैं। इससे हमें काफी समय की बचत होगी, जैसा भाई जायान आदेश देते हैं। 1 महीने पहले मैंने उस घोस्ट स्पिरिट्स एक्ट के शिष्य पर एक्सक्विजिट साउंड सेक्ट का एक अनूठा ट्रैकर लगाया था जिसने मुझे जानकारी दी थी। ये ट्रैकर जादुई शक्ति से नहीं बल्कि दूसरों के लिए अदृश्य एक सुगंध से बना है। हालांकि इस सुगंध की सीमा बड़ी नहीं है और ये 2 महीने बाद गायब हो जाती है, लेकिन फिर भी उस घोस्ट स्पिरिट्स एक्ट के शिष्य को ट्रैक करने के लिए पर्याप्त होनी चाहिए जिस पर मैंने इसे लगाया था। मुझे रास्ता दिखाने के लिए साथी दाव वायलेट स्पिरिट पर परेशानी होगी। पहले हम घोस्ट स्पिरिट्स एक्ट के शिष्य को ढूंढेंगे और उनके द्वारा रखे गए निशानों से आगे निकल जाएंगे। इस तरह स्पिरिट किंडल फ्रूट हमारा होगा। जायान ने सिर हिलाया और फिर धीरे धीरे खड़े हो गए। अचानक एक चांदी पूंछ वाली गिलहरी घने जंगल से बाहर निकली और आकाश में उड़ गई। फिर उसने हवा को सूंघा और एक निश्चित दिशा में उड़ने लगी। जल्द ही प्रकाश की 2 किरणें एक चक्कर लगाकर उसका निकटता से पीछा करने लगीं। जायान के उस उड़ने वाली गिलहरी का पीछा करते हुए जो घोस्ट स्पिरिट्स एक्ट के एल्डर जोंग का पता लगा रही थी, घोस्ट स्पिरिट्स एक्ट मास्टर की टोली एक विशाल पहाड़ को पार करके एक बेसिन में पहुंच गई थी। बेसिन धुंधला और नम था। जमीन पर विभिन्न आकारों के गड्ढे थे जिनमें पानी भरा हुआ था, जिससे कल्टीवेटर्स के दल के लिए वहां से गुजरना कष्टदायक हो गया था। हालांकि वे कीचड़ और गंदे पानी को दूर रखने के लिए कुछ मामूली जादुई तकनीकों का उपयोग करने में सक्षम थे, लेकिन उनकी गति बहुत कम हो गई थी। अपनी वर्तमान असुविधा के बावजूद उनमें से किसी ने भी शिकायत नहीं की। जब उन्होंने विशाल पहाड़ पार किया था तो उन्हें दूरी में फैली हर चीज का सर्वेक्षण करने में सफलता मिली थी और उन्होंने बेसिन के केंद्र में स्थित विशाल वेदी ऑल्टर को देखा था। ये पहली बार था जब उन्होंने डेविल फॉल वैली में प्रवेश करने के बाद से एक बरकरार इमारत देखी थी।
केवल इस तथ्य के आधार पर यह कहने की आवश्यकता नहीं थी कि स्थान साधारण नहीं था, संभवतः इसका स्पिरिट ईथर गार्डन से कोई संबंध था। परिणामस्वरूप वेवुआ और घोस्ट स्पिरिट सेक्ट के कल्टिवेटर्स अपनी धीमी गति के बावजूद जलती हुई प्रत्याशा के साथ आगे बढ़े। ऐसा नहीं था कि उन्होंने जमीन के ऊपर तैरने के बारे में नहीं सोचा था, बल्कि जब उन्होंने ऐसा करने की कोशिश की तो वे लगभग लाल बिजली की एक चमक से घायल हो गए थे। ऐसा लगता था कि वे बेसिन के केंद्र के जितना करीब होते जाते थे, प्रतिबंध रेस्ट्रिक्शंस उतने ही भयंकर होते जाते थे, जिससे प्रतिबंधों का परीक्षण करने की उनकी कोई इच्छा खत्म हो गई। आधे दिन तक कीचड़ में चलने के बाद कल्टिवेटर्स का दल अंततः वेदी के पास पहुंच गया, जहां अब केवल झाड़ियां ही उनके रास्ते में थीं। वेदी दूर से भी विशाल दिखाई दे रही थी। वेदी सफेद पहाड़ी पत्थर से बनी थी और विशाल स्तरों स्टेप्स के साथ बनाई गई थी। ये पूरी तरह से ऊंची थी, आकाश में 1 किलोमीटर से अधिक की ऊंचाई तक जा रही थी। ये वास्तव में एक भव्य और प्रभावशाली संरचना थी, लेकिन इसकी विशाल ऊंचाई और उनसे दूरी को देखते हुए वे अभी भी इसके आधार को स्पष्ट रूप से देखने में असमर्थ थे। हालांकि वे भूया कीचड़ वाले पानी से गुजर रहे थे, लेकिन उनके पूरे शरीर से एक हल्की हरी रोशनी निकल रही थी जो उन्हें इससे आसानी से गुजरने की अनुमति देती थी। उन्होंने शांत भाव से कहा, वहां पहुंचने में अधिकतम 4 घंटे लगने चाहिए। सेक्ट मास्टर वांग, अब जबकि हम स्पिरिट ईथर गार्डन के इतने करीब हैं, तो मैं इसके बारे में काफी उत्सुक हूं। वांग तियानशिंग ने एक मध्यम मुस्कान बनाई और आकस्मिक रूप से कहा, भाई वेई, निश्चिंत रहें। जब समय आएगा तो मैं आपको सब कुछ जरूर बताऊंगा। वेई वुया ने सिर हिलाया और कुछ और पूछने ही वाले थे कि अचानक सबसे आगे चल रहे घोस्ट स्पिरिट सेक्ट के शिष्य से एक हरी रोशनी चमकी। शिष्य पीछे की ओर गिर गया और उसका सिर उसके धड़ से अलग हो गया। उसके बाद उसकी छाती भी कट गई और वे दोनों कीचड़ वाले पानी में छप की आवाज के साथ गिर गए। स्थानिक विदारण स्पेशल तैर। जब वांग तियानशिंग ने यह सुना तो उनकी अभिव्यक्ति बहुत बदल गई। वेई वुया और वांग तियांगु भी इस पर गंभीर अभिव्यक्ति धारण किए हुए थे। हालांकि वेई वुया और वांग तियांगु को नहीं पता था कि वांग तियानशिंग क्या योजना बना रहे थे, लेकिन इससे पहले उनका रास्ता सुचारू रूप से गुजरा था और वे ढीले और लापरवाह हो गए थे। अब जबकि उनके सामने एक स्थानिक विदारण प्रकट हो गया था, तो वे अपने दिल को कांपता हुआ महसूस नहीं कर सके। जब अन्य 3 घोस्ट स्पिरिट सेक्ट के शिष्यों ने ये देखा तो उनका चेहरा पीला पड़ गया और पूरा दल रुक गया। वांग तियानशिंग ने स्थानिक विदारण से मारे गए शिष्य की लाश को देखा और उनकी अभिव्यक्ति बदलती रही। उसी क्षण वेई वुया ने अपनी आंखें बंद की और अपनी आध्यात्मिक समझ स्पिरिचुअल सेंस को अपने चारों ओर फैलाया और फिर उन्हें फिर से खोला। उन्होंने भावशून्य भाव से सिर हिलाया और कहा, यह काम नहीं करेगा। स्थानिक विदारण इतने बड़े नहीं हैं कि उन्हें आध्यात्मिक समझ से महसूस किया जा सके। जब वांग तियांगु ने यह सुना तो उसने अपनी उंगलियों को कई बार झटका और लगातार 5 अग्नि गेंदें फायरबॉल्स छोड़ी। उनमें से 3 अग्नि गेंदें बिना किसी निशान के गायब हो गईं, जबकि अन्य 2 जमीन से टकराकर फट पड़ी, जिससे पीछे 2 बड़े छेद बन गए। वांग तियांगु ने एक आराम भरे स्वर में कहा, स्थानिक विदारण बहुत छोटा है और केवल थोड़ा तिरछा है। हम इसके चारों ओर से चलकर निकल सकेंगे। एक उदास स्वर में वांग तियानशिंग ने बड़बड़ाया, हालांकि यह स्थानिक विदारण छोटा है, लेकिन कौन जानता है कि हमें बाकी रास्ते में कितने ऐसे का सामना करना पड़ेगा। हमारे पास बर्बाद करने के लिए ज्यादा जिंदगियां नहीं हैं। मेरी जानकारी के अनुसार हमारे रास्ते में कोई स्थानिक विदारण नहीं होना चाहिए था। क्या उस व्यक्ति ने कुछ छिपाया है? वेई वुया की अभिव्यक्ति बदल गई जब उन्होंने ये सुना, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। वांग तियांगु के संबंध में उसने दूरी में वेदी की ओर देखा और फिर जमीन पर पड़ी लाश की ओर देखा। वह थोड़ा उलझन में दिख रहा था। तो हमें क्या करना चाहिए, सेक्ट मास्टर? वांग तियानशिंग ने तनाव के साथ अपनी भौहें चढ़ा लीं और तुरंत जवाब दिए बिना आकाश की ओर देखा। एक पल की चुप्पी के बाद उसने एक लंबी आह भरी और कहा, मूल रूप से मैंने वेदी पर पहुंचने से पहले कुछ भी कहने की योजना बनाई थी, लेकिन अब मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। जब वेई वुया और अन्य लोगों ने ये सुना तो वे निराशा के साथ एक दूसरे की ओर देखने लगे। वांग तियानशिंग ने अपनी आस्तीन को चांदी की रोशनी की एक चमक के साथ लहराया और अपने हाथ में एक साधारण स्क्रॉल बुला लिया। स्क्रॉल 1 मीटर लंबा था और चांदी की रोशनी से चमक रहा था। वह है। वांग तियांगु स्क्रॉल को देखकर चीख नहीं पाया। वांग तियानशिंग ने वांग तियांगु की ओर देखा और हंसते हुए कहा, जरूर आप जानते हैं कि यह क्या है। आखिरकार आपने इसे व्यक्तिगत रूप से मुझे दिया था। स्पिरिट ईथर गार्डन के बारे में मेरी जो भी जानकारी है वह इसी स्क्रॉल से है। जब वांग तियांगु ने यह सुना तो वह दंग रह गया। वह स्क्रॉल मास्टर कानकुन का चित्र था जो मौलान मैदानों मौलोन प्लेन्स में उनके छिपे हुए ठिकाने के अंदर था। वांग तियानशिंग ने स्क्रॉल को हवा में उछाल दिया और प्रकाश की एक गेंद में इसे निलंबित कर दिया। फिर उसने एक मंत्र मुद्रा इनकैंटेशन जेस्चर बनाई और स्क्रॉल की ओर इशारा किया।
एक चटकारे के साथ स्क्रॉल ने जल्दी से खुलकर एक विद्वान व्यक्ति का चित्र प्रकट किया, जो कन्फ्यूशियन वस्त्र पहने हुए था। उसकी पीठ पर तलवार थी और वह स्क्रॉल के पिछले हिस्से में आकाश की ओर देख रहा था। वांग त्यांबू और अन्य लोगों ने चित्र को घूरते हुए अपनी आंखें फैला लीं। लेकिन थोड़ी देर बाद उनमें से किसी को भी इसमें से कुछ भी महसूस नहीं हुआ। लेकिन जब वेई वुया ने अपनी आध्यात्मिक समझ को चित्र से गुजारा तो उनकी अभिव्यक्ति बदल गई और उनके चेहरे पर आश्चर्य का भाव प्रकट हुआ। वांग त्यानशिंग ने वेई वुया की अभिव्यक्ति में बदलाव देखा और उन्होंने कहा, लेट नेसेंट सोल कल्टिवेटर होने के नाते आप वाकई अलग हैं। साथ ही दाओ वेई ने रहस्य को काफी जल्दी खोज लिया। मैं इस स्क्रॉल की विशेषता केवल इसलिए पा सका क्योंकि मैंने एक निश्चित गुप्त तकनीक की खेती की थी। ये कुछ खास नहीं है। यह मेरे द्वारा बहुत समय पहले देखे गए स्थानिक जेब जादुई उपकरण स्पेशल पॉकेट मैजिक टूल जैसा है। अगर साथी दाओ वांग ने मुझे इसके बारे में न बताया होता तो मैं इसे इतनी आसानी से खोज नहीं पाता। वेई वुया ने एक अजीब अभिव्यक्ति के साथ जवाब दिया। वांग त्यानशिंग मुस्कुराए और आगे कुछ नहीं पूछा। फिर उन्होंने अपना हाथ उठाया और अपनी आस्तीन से एक काली जादुई मुहर स्पेल सील निकालकर स्क्रॉल पर प्रहार किया। फिर उन्होंने ठंडे भाव से फूंफकारा और कहा, क्या तुम बाहर नहीं आओगे? क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें बाहर निकालने के लिए दैत्याग्नि डेविलफायर का उपयोग करूं? दूसरों को ये सुनकर अलार्म हो गए और वे थोड़ा असमंजस में पड़ गए। वेई वुया भी आश्चर्य से अपनी बाहें उठाई और उनके चेहरे पर भ्रम का भाव था। इसके बाद एक अविश्वसनीय घटना घटित हुई। एक पुरुष की आवाज स्पष्ट रूप से स्क्रॉल से निकली, क्या ये हमारे समझौते से पहले नहीं है? आप मुझे वहां पहुंचने से पहले ही क्यों बुला रहे हैं? अब जबकि आपने मुझे इतने सारे लोगों के सामने बुलाया है तो क्या आप हमारा सौदा रद्द करना चाहते हैं? स्क्रॉल से चांदी की रोशनी चमकी और चित्र में बना विद्वान व्यक्ति अचानक मुड़ा और एक लंबी दाढ़ी वाले मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति का चेहरा प्रकट किया। हालांकि वह काफी नाराज दिख रहा था। न केवल शेष घोस्ट स्पिरिट सेक्ट के शिष्य इस दृश्य से आश्चर्यचकित थे, बल्कि वांग त्यांबू का भी जबड़ा आश्चर्य के मारे खुला रह गया। वेई वुया के संबंध में उन्होंने थोड़ी देर के लिए अपना झटका प्रकट किया और फिर शांत हो गए। फिर वे विचारमग्न अभिव्यक्ति के साथ चित्र को घूरने लगे। वांग त्यानशिंग ने फुंफकारते हुए कहा, क्या मैंने आपसे बार बार नहीं पूछा था कि आपके द्वारा दिया गया मार्ग पूरी तरह से सुरक्षित है या नहीं? यहाँ एक अदृश्य स्थानिक विदारण था जिसने मेरे संप्रदाय के शिष्य को मार डाला। जब मैंने इस रास्ते से चला था तो ये पूरी तरह से सुरक्षित था। अब यहाँ कोई समस्या कैसे हो सकती है? चित्र के होंठ हिले और उन्होंने उन्हें फटकारा। तो इसकी व्याख्या कीजिए। घोस्ट स्पिरिट सेक्ट मास्टर ने अदृश्य स्थानिक विदारण के पास पड़ी शिष्य की लाश की ओर उदास भाव से देखा। चित्र एक पल के लिए रुका और स्वयं से बड़बड़ाने के बाद दृष्टि से ओझल हो गया। फिर एक चमक के साथ उनके सामने नीली रोशनी का एक पर्दा प्रकट हुआ। जल्द ही प्रकाश के पर्दे से हरी रोशनी का एक गोला निकला और चित्र में विद्वान व्यक्ति की एक छाया में बदल गया। उसका शरीर अवास्तविक दिख रहा था, मानो वह पूरी तरह से प्रकाश से बना हो। प्रकाश इतना मध्यम था कि ऐसा लग रहा था कि एक सांस के झोंके से भी यह छवि उड़ जाएगी। वांग त्यांबू का मुंह सूख गया और वह झटके के साथ बोला, मैं आपको कैसे संबोधित करूं? क्या आप वास्तव में मास्टर कांग कुन हैं? आप अपने जीवन काल के बाद भी अपनी आत्मा को कैसे बनाए रख पाए और अब तक कैसे जीवित रहे? स्क्रॉल से बाहर निकलने का मेरा समय सीमित है। अगर आपके कोई प्रश्न हो तो अपने सेक्ट मास्टर से पूछें। मैं स्थानिक विदारण पर एक नजर डाल रहा हूं। विद्वान व्यक्ति ने वांग त्यांबू के झटके पर कोई ध्यान नहीं दिया और स्थानिक विदारण की दिशा में देखा। उसने मध्यम भौहें चढ़ाईं और अपने मुंह से धूसर प्रकाश की एक गेंद फूंकी। एक धमाके के साथ धूसर प्रकाश की गेंद को स्थानिक विदारण ने निगल लिया। विद्वान व्यक्ति ये देखकर भ्रमित दिखने लगा। कितना अजीब! विद्वान व्यक्ति का आश्चर्य जल्द ही गायब हो गया और उसने शांत भाव से कहा, अतीत में यहाँ कोई स्थानिक विदारण नहीं थे। ऐसा लगता है कि यह एक दुर्लभ नवगठित विदारण है। आपको इससे ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि यह केवल संयोग का विषय है। मैं अभी वापस जा रहा हूँ। सनसनाहट। उसका आकार गायब हो गया और हरी रोशनी की गेंद वापस स्क्रॉल में चली गई, मानो वह बिल्कुल भी समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। विद्वान व्यक्ति की छाया एक पल में गायब हो गई, जिससे पास खड़े सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। वेई वुया ने ठहरकर कहा, सेक्ट मास्टर वांग, क्या वह व्यक्ति वास्तव में मास्टर कांग कुन है? चूंकि इस व्यक्ति के पास केवल थोड़ी मात्रा में सार एसेंस शेष है, वह चाहे अतीत में कितना भी भयानक क्यों न हो गया हो, वह ज्यादा खतरा नहीं पैदा कर सकता। क्या उसी ने आपको स्पिरिट ईथर गार्डन के बारे में बताया था? जब वांग त्यानशिंग ने सुना कि स्थानिक विदारण नया बना था तो उनका चेहरा शांत हो गया। फिर उन्होंने वेई वुया की ओर मुड़कर कहा, शुरुआत के लिए हम ये कह सकते हैं कि वह मास्टर कांग कुन भी है और नहीं भी। और हाँ, स्पिरिट ईथर गार्डन के बारे में हमें जो कुछ भी पता है वह उसी से आया है। आपका क्या मतलब है? इसे एक रहस्य बनाए रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। वेई वुया ने नाराजगी के स्वर में कहा।
वांग त्यानशेंग ने उदासीनता से समझाया, भाई वे गलत समझ रहे हैं। जो चित्र आत्मा पोर्ट्रेट सोल आपने देखी, वह मास्टर कान कुन के अवतारों में से एक की बिखरी हुई आत्मा थी। जब यह अवतार डेविलफॉल वैली में घुसा था तो यह एक प्रतिबंध रिस्ट्रिक्शन से नष्ट हो गया था। परिणामस्वरूप मास्टर कान कुन ने एक आत्मा पोषण तकनीक का उपयोग करके आत्मा के टुकड़े को एक स्क्रॉल जादुई उपकरण में परिष्कृत किया ताकि वह ठीक हो सके। लेकिन अब जबकि असली मास्टर कान कुन अनगिनत वर्षों पहले मर चुका है, यह आत्मा अवतार स्वतंत्र हो गया है। ये कहना अजीब नहीं है कि यह आत्मा अवतार पूरी तरह से एक अलग व्यक्ति बन गया है। वेई वुया ने यह सुनकर आश्चर्य व्यक्त किया, जबकि वांग त्यानगु ने अपने होंठ बांधे और एक विवश मुस्कान दी। ये स्पष्ट नहीं था कि वह स्क्रॉल के रहस्य की खोज न कर पाने के कारण कड़वा महसूस कर रहा था या अपनी पहले की उत्तेजना के कारण। वेई वुया ने सिर हिलाया और ठंडे भाव से कहा, ऐसा लगता है कि आपने उस आत्मा अवशेष के साथ एक समझौता कर लिया है और उसने आपको स्पिरिट ईथर गार्डन के बारे में बता दिया है। हालांकि इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है, मुझे केवल बगीचे में प्रवेश करने की परवाह है। अब जब मैं इस उम्र तक पहुंच गया हूं, तो मुझे केवल देवत्व परिवर्तन चरण डेटी ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज में प्रवेश करने और स्पिरिट रियल्म में आरोहित होने की परवाह है। भाई वेई काफी समझदार व्यक्ति हैं। ये तरीका सबसे अच्छा है। ठीक है, चूंकि स्थानिक विदारण केवल एक विसंगति थी, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। घोस्ट स्पिरिट्स एक्ट मास्टर ने मुस्कुराते हुए शिष्यों में से एक की ओर इशारा किया कि वह रास्ता दिखाना जारी रखे। शिष्य का चेहरा ये देखकर पीला पड़ गया, लेकिन फिर भी वह आगे बढ़ गया। उसने स्थानिक विदारण से उसी तरह बचकर निकला। वेई वुया ने धीरे धीरे अपने कदम तेज किए और अन्य घोस्ट स्पिरिट्स एक्ट के शिष्यों ने भी उसका अनुसरण किया और वे दूरी में स्थित विशाल वेदी की ओर बढ़ने लगे। बर्फ से ढके एक क्षेत्र के अंदर खड़े होकर जायान ने अपने सिर को ऊपर की ओर उठाकर अपने ऊपर चमक रही लाल रोशनी को देखा। फिर उसने वायलेट स्पिरिट की ओर मुड़कर कहा, क्या हो रहा है? आपकी उड़ने वाली गिलहरी पागल हो गई है। उनके पीछे कुछ दूरी पर बर्फ की एक 200 मीटर चौड़ी खाई थी। जायान और वायलेट स्पिरिट घाटी की गहराइयों में प्रवेश करने के लिए इसी से गुजरे थे। अब उनके चारों ओर बर्फ और हिमपात की भूमि थी और हड्डी को जमा देने वाली हवाओं की आवाज गूंज रही थी। हालांकि जायान की नीली पोशाक पूरी तरह से स्थिर बनी हुई थी, मानो वह ठंड से अप्रभावित था। मुझे नहीं पता, मेरी उड़ने वाली गिलहरी बाहर बिल्कुल ठीक थी, लेकिन जब ये खाई से गुजरी तो यह अचानक पागल हो गई। सौभाग्य से मैंने कुछ घटित होने से पहले इसे जल्दी से वापस बुला लिया। आत्मा जानवर थैलेट स्पिरिट बीस्ट पाउच में प्रवेश करने के बाद भी ये पूरी तरह से बेचैन है। वायलेट स्पिरिट ने पूरी तरह से भ्रमित होकर अपनी बाहें चढ़ा लीं। जायान ने खुद से कुछ बड़बड़ाया और फिर अचानक अपने स्टोरेज पाउच पर थप्पड़ मारा। गोल्ड डिवावरिंग बीटल्स का एक छोटा समूह बाहर निकाला गया और वे भिनभिनाते हुए उसके सिर के ऊपर एक छोटे बादल के रूप में एकत्र हो गए और फिर पूरी तरह से स्थिर हो गए। फिर एक मानसिक आदेश के साथ बीटल्स के छोटे समूह ने तुरंत पूर्ण आज्ञाकारिता के साथ उसके स्टोरेज पाउच में वापसी की। जायान ने अपनी ठोड़ी को सहलाया और उसकी नजरें टिमटिमाई क्योंकि उसने एक और स्टोरेज पाउच पर थप्पड़ मारकर काली रोशनी की एक धारा बुलाई। यह एक बार उसके सिर के ऊपर घूमा और फिर जायान के सामने 1 मीटर नीचे गिर गया। रोशनी फीकी पड़ गई और एक छोटा काला बंदर प्रकट हुआ जो कई इंच लंबा था। ये वीपिंग सोल बीस्ट था। उसने जम्हाई ली और पलकें झपकाईं और जायान को खाली घूरते रहा, मानो वह अभी जागा हो। जायान ने लंबे समय तक जानवर को देखा और फिर अपनी आस्तीन की एक लहर के साथ नीली रोशनी की एक लहर बुलाई और प्रकाश की एक और चमक के साथ वीपिंग सोल बीस्ट दृष्टि से ओझल हो गया। जायान ने खुद से एक पल के लिए विचार किया और वायलेट स्पिरिट की ओर मुड़ा। एक निर्णय लेने के बाद उसने कहा, चूंकि आपने अपनी उड़ने वाली गिलहरी पर नियंत्रण खो दिया है, मुझे घोस्ट स्पिरिट्स एक्ट का पता लगाने के लिए अपने आप पर निर्भर रहना होगा। सौभाग्य से अब जबकि हम घाटी की गहराइयों में प्रवेश कर चुके हैं, हम उनसे ज्यादा दूर नहीं हैं। मैं अपनी आध्यात्मिक समझ स्पिरिचुअल सेंस फैलाऊंगा और उनके द्वारा छोड़े गए किसी भी निशान की तलाश करूंगा। इस समय के लिए मेरी रक्षा करें। जायान को राहत थी कि गोल्ड डेवोरिंग बीटल्स और वीपिंग सोल बीस्ट घाटी की गहराइयों से अप्रभावित थे, लेकिन यह उम्मीद किया जा सकता था क्योंकि वे साधारण से बहुत दूर थे, क्रमशः शीर्ष श्रेणी के विदेशी कीड़े और एक भयानक जानवर किस्म के थे। बेशक जायान यह नहीं जानता था कि मार्क्विस नानलॉन के इटर्नल फ्लाइट ओरियोल्स भी मौलान के आत्मा पक्षियों और वायलेट स्पिरिट की उड़ने वाली गिलहरी के विपरीत घाटी से अप्रभावित थे। इसके पीछे का कारण घाटी की गहराइयों में छिपे एक रहस्य से संबंधित था। वायलेट स्पिरिट ने अपने होंठ काटे और असहाय भाव से कहा, तो हमें केवल भाई जायान की क्षमताओं पर ही भरोसा करना होगा। जायान ने सिर हिलाया और तुरंत पैर मोड़कर बैठ गया। अपनी आंखें बंद करते हुए उसका शरीर प्रकाश से चमकने लगा क्योंकि क्यूब चीक की धाराएं समय समय पर हवा में तैरने लगीं। वायलेट स्पिरिट ने एक तरफ प्रतीक्षा की, उसकी स्पष्ट आंखें जायान के भावशून्य चेहरे को घूर रही थीं। सच कहा जाए तो उसे जायान के प्रति कुछ अस्पष्ट और अज्ञात भावनाएं थीं।
ये पूरी तरह से सटीक नहीं था कि वे केवल अच्छे दोस्त थे, और जब जायान उसके असली स्वरूप को देखकर दंग रह गया था तो उसे कुछ खुशी महसूस हुई थी। वह निश्चित रूप से उसकी आत्मीय मित्र कॉन्फिडेंट नहीं मानी जा सकती थी। हालांकि उसने अब तक जायान के साथ कई परीक्षणों और कठिनाइयों से गुजरा था, लेकिन उसने कभी भी अपना दिल उसके सामने पूरी तरह से नहीं खोला था, मानो जानबूझकर उनके बीच की दूरी को बढ़ा रहा था। ऐसा लगता था कि उसकी चीजों को आगे बढ़ाने का कोई इरादा नहीं था। वास्तव में जायान के वर्तमान स्थिति और कल्टीवेशन के साथ, अगर उसने उससे शादी का प्रस्ताव रखा होता तो वह अभी भी अनिश्चित थी कि वह स्वीकार करेगी या नहीं। उसने अनजाने में ड्रिफ्टिंग क्लाउड्स एक्ट के कल्टीवेटर सॉन्ग से पता लगाया था कि जायान की पहले से ही काव्या नाइन निंगोंग वैन नाम की एक दाव कंपेनियन थी, जिससे उसे बहुत निराशा हुई थी। ऐसा महसूस हुआ जैसे उसकी कोई चीज छीन ली गई हो। वायलेट स्पिरिट का दिमाग एक डूब की स्थिति में रहा, क्योंकि वह जायान के चेहरे को घूरती रही, उसकी कल्पनाएं फैलती रहीं। बेशक जायान इस सब से पूरी तरह अनजान था। उसने पहले ही अपनी आध्यात्मिक समझ को 50 किलोमीटर के दायरे में फैलाया था ताकि देख सके कि क्या आसपास कोई घोस्ट स्पिरिट सेक्ट के कल्टीवेटर्स हैं। लेकिन परिणामस्वरूप उसकी खोज व्यर्थ समाप्त हुई। जायान ने अपनी बाहें चढ़ा ली, लेकिन वह निराश नहीं हुआ। फिर उसने अपनी आध्यात्मिक समझ को 100 किलोमीटर दूर तक स्कैन करने के लिए फैलाया, लेकिन फिर भी वह किसी भी अन्य कल्टीवेटर्स की आभा की खोज करने में असमर्थ रहा। कुछ विचार के बाद जायान ने एक आत्मा जानवर थैले को हवा में उछाल दिया और उसने अपने हाथों से एक मंत्र मुद्रा बनाई और हवा में 1000 से अधिक गोल्ड डेवोरिंग बीटल्स को छोड़ दिया। जाओ, जायान ने अपनी आंखें फैलाकर खोली और अपना हाथ लहराया, बीटल्स पर एक नीली जादुई मुहर के साथ प्रहार किया। बीटल्स के झुंड ने जोर से भिनभिनाते हुए बिखर कर हर दिशा में उड़ना शुरू कर दिया। जायान ने फिर से अपनी आंखें बंद कर ली और उसके शरीर के चारों ओर की रोशनी और भी अधिक चमकदार हो गई। जब वायलेट स्पिरिट ने यह देखा तो उसके चेहरे पर अलार्म का भाव था। वह नहीं जानती थी कि जायान ने अभी अभी क्या किया था। उस क्षण जायान ग्रेट डेवलपमेंट टेक्निक के शिखर तक पहुंच चुका था। उसने अपनी आध्यात्मिक समझ को जबरदस्ती 1000 से अधिक अलग अलग धागों में विभाजित किया और उनमें से लगभग सभी को प्रत्येक गोल्ड डेवोरिंग बीटल से जोड़ने के लिए भेज दिया। अपने शरीर पर केवल कुछ धागों को अपनी रक्षा के लिए छोड़ दिया। उसकी आध्यात्मिक समझ की धागे उन गोल्ड डेवोरिंग बीटल्स की आंखों के माध्यम से देखने में सक्षम थे जिन पर वे थे, लेकिन वे किसी कल्टीवेटर की आभा को महसूस नहीं कर सकते थे। बीटल्स फैलने लगे और कल्टीवेटर्स के निशानों की तलाश करने लगे जो सामने आ सकते थे। बेशक कुछ बीटल्स ऐसे थे जो स्थानिक विदारण से टकरा गए या प्रतिबंध में फंस गए, लेकिन इसने आध्यात्मिक समझ के धागे जैसी भौतिक रूप से रहित चीज के लिए ज्यादा खतरा पैदा नहीं किया। जब भी कोई गोल्ड डेवोरिंग बीटल किसी दुर्घटना का शिकार हुआ तो जुड़ी हुई आध्यात्मिक समझ का धागा अपने मेजबान को छोड़कर जायान के शरीर में वापस आ जाता था, लेकिन ऐसे समय भी थे जब ये धागे या तो नष्ट हो गए या फंस गए। जब ऐसा हुआ तो जायान ने निर्णायक रूप से उन धागों के साथ अपना संबंध तोड़ दिया और अपना ध्यान कहीं और लगा दिया। लेकिन जितनी भी आध्यात्मिक समझ की धागे उसने खोए, वह अनायास ही पीला पड़ने लगा। सौभाग्य से उसकी आध्यात्मिक समझ अत्यंत शक्तिशाली थी और वह बिना ज्यादा नुकसान के इन नुकसानों का सामना करने और जल्दी से ठीक होने में सक्षम था। आकाश में इन 1000 गोल्ड डेवोरिंग बीटल्स के झुंड के साथ जायान को अंततः घोस्ट स्पिरिट सेक्ट के मार्ग की ओर ले जाने वाला एक सुराग मिला। उसने तुरंत अपने सभी गोल्ड डेवोरिंग बीटल्स को वापस बुलाने का आदेश दिया। जैसे ही अंतिम गोल्ड डेवोरिंग बीटल्स अपने थैले में लौटे, जायान ने ठंडी मुस्कान के साथ अपनी आंखें खोलीं। हम चल रहे हैं, मुझे उनका निशान मिल गया है। ये कहते हुए जायान खड़े हो गए और नीली रोशनी की एक लकीर बनाते हुए आकाश में उड़ गए। जब वायलेट स्पिरिट ने ये देखा तो वह प्रसन्न हो गई और उसने करीब से उनका पीछा किया। थोड़ी देर बाद जायान और वायलेट स्पिरिट बिखरे हुए पत्थरों के एक विस्तार के ऊपर प्रकट हुए। जायान ने नए बने छेद को एक अजीब अभिव्यक्ति के साथ देखा। जायान ने शांत भाव से कहा, ऐसा लगता है कि यह उन स्थानों में से एक है जहां एक निशान रखा गया है। अगर मुझे सही याद है तो स्पिरिट किंडल फ्रूट की ओर ले जाने वाले 2 चिन्हित स्थान होने चाहिए। यह उन्हें ट्रैक करने का एक बेहतरीन मौका है। फिर अपनी आस्तीन के एक झटके के साथ उसकी आस्तीन से सफेद प्रकाश की एक गेंद उड़ी और उनसे 10 मीटर दूर जाकर विंड राइडिंग चैरियट के रूप में प्रकट हो गई। एक दृढ़ स्वर में जायान ने आदेश दिया, हम उनका जल्दी से पीछा करेंगे। आप बहुत धीरे उड़ती हैं, इसलिए रथ में चढ़ जाए। अगर हम अपनी वर्तमान गति से कई गुना तेजी से उड़ेंगे तो ही हम उन तक पहुंच पाएंगे। कई गुना तेज। घाटी में बहुत सारे स्थानिक विदारण हैं। क्या ये बहुत खतरनाक नहीं है? वायलेट स्पिरिट की अभिव्यक्ति अलार्म के कारण बदल गई। जायन रहस्यमयी मुस्कान के साथ बोला, मैं यह इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मुझे इसके काम करने का पूरा विश्वास है। उसने आगे जोड़ा, क्या ज़ियारा लिन वायलेट स्पिरिट आत्मा किंडल फल स्पिरिट किंडल फ्रूट के लिए कोई जोखिम लेना नहीं चाहती?
ज़ियारा लिन की स्पष्ट आंखें कुछ क्षण टिमटिमाईं, फिर उसने मधुर मुस्कान के साथ कहा, आपके बारे में मेरी जानकारी के अनुसार भाई जायन तब तक कोई जोखिम नहीं उठाते जब तक कि वे पूरी तरह से निश्चित न हों। ऐसा लगता है कि आपके पास कोई गुप्त तकनीक है जो आपको अदृश्य आकाशीय विदारों स्पेशल टीयर्स को देखने की अनुमति देती है। इसलिए मैं आदरपूर्वक आपके सुझाव का पालन करूंगी। फिर एक धुंधली चमक के साथ वह वायु सवारी रथ विंड राइडिंग चैरियट पर बैठ गई। जायन ने आश्चर्य की एक झलक के साथ उस महिला की ओर देखा, लेकिन चुपचाप रथ को आगे बढ़ने का आदेश दिया। एक पल में रथ सफेद रोशनी की एक लकीर बनाते हुए हवा को चीरता हुआ गलियारे से गुजर गया। जायन की भविष्यवाणी के अनुसार इस बंजर भूमि को पार करने में आधे दिन से भी कम समय लगेगा और वे भूत आत्मा संप्रदाय गोस्ट स्पिरिट सेक्ट के शिष्यों के दल तक पहुंच जाएंगे। जब जायन और ज़ियारा लिन अंततः उन तक पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एल्डर जोंग का दल किसी दुर्घटना का सामना कर रहा था। एक भूत आत्मा संप्रदाय के शिष्य की गलती के कारण पास के एक प्राचीन प्रतिबंध एंशिएंट रिस्ट्रिक्शन सक्रिय हो गया था और वे वर्तमान में खुद को बचाने में व्यस्त थे। जायन की आध्यात्मिक इंद्रियों स्पिरिचुअल सेंस और सतर्कता के कारण एल्डर जोंग उनका कोई निशान नहीं पा सका। इसके बजाय जायन अपनी शक्तिशाली आध्यात्मिक इंद्रियों का उपयोग करके बिना पकड़े गए उन्हें दूर से देखने में सक्षम था। जायन ने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि प्राचीन प्रतिबंध के आध्यात्मिक क्यू स्पिरिचुअल ची के उतार चढ़ाव बहुत मजबूत नहीं थे। अपने मध्यम नासेंट सोल चरण के एल्डर जोंग के साथ भूत आत्मा संप्रदाय के खेतीकार जल्दी ही फंसे नहीं रहेंगे। हालांकि देरी का ये छोटा समय जायन के लिए उनसे दूरी बनाने का एक स्वर्णिम अवसर था। जायन ने वायु सवारी रथ को आगे बढ़ाया और अपना हृदय कठोर करते हुए मूल मार्ग से मुड़ गया। जल्द ही उसने रास्ते में कई आकाशीय विदारों से बचाव किया और भूत आत्मा संप्रदाय के खेतीकारों को काफी पीछे छोड़ दिया। ज़ियारा लिन के साथ दोनों एक चमकती हुई पन्ना जैसे हरे पहाड़ी श्रृंखला में पहुंचे। ये देखकर जायन का मन हिल गया और उसने वायु सवारी रथ को धीरे धीरे रुकने का आदेश दिया। ये यहीं होना चाहिए। क्या आप उस पहाड़ को देख रही हैं जो एक उड़ते पक्षी जैसा दिखता है? वही निशान है। पहाड़ों को देखकर ज़ियारा लिन उत्साह के स्वर में बोली। उसी क्षण वह जायन की ओर देखने से खुद को नहीं रोक सकी। वास्तव में हालांकि ज़ियारा लिन ने कहा था कि उसे जायन पर पूरा भरोसा है, फिर भी जब वायु सवारी रथ बिजली की गति से यात्रा कर रहा था तो उसका गला अभी भी सिकुड़ गया था। उसे यह जानकर आश्चर्य हुआ कि जायन का मार्ग पूरी तरह से सुरक्षित था। उन्होंने रास्ते में किसी भी आकाशीय विदार या प्राचीन प्रतिबंध से बचाव किया था जो रास्ते में हो सकते थे। उसे पूरी तरह से पता नहीं था कि जायन भी काफी भाग्यशाली महसूस कर रहा था। हालांकि वह अपनी ब्राइट साइड स्पिरिट आइज से आकाशीय विदारों को देख सकता था, लेकिन ये काफी भाग्यशाली था कि उन्होंने रास्ते में किसी भी प्राचीन प्रतिबंध को सक्रिय नहीं किया था। इस विचार के साथ जायन ने दूरी पर एक विचित्र पहाड़ को घूरते हुए अपनी आंखें सिकोड़ लीं। पक्षी की चोंच जिस दिशा में इशारा कर रही थी वह आत्मा किंडल फल की ओर ले जाने वाले अंतिम निशान का स्थान होना चाहिए। ज़ियारा लिन प्रतीक्षा करते हुए देखती रही कि जायन अपने विचारों में डूबा हुआ था। उसने हिचकिचाते हुए प्रस्ताव दिया, भाई जायन, क्या हम अभी नहीं निकलेंगे? क्या हम जाने से पहले इस पहाड़ को नष्ट नहीं कर देंगे? जेड स्लिप के अनुसार अंतिम निशान का स्थान पहाड़ से लगभग 500 किलोमीटर दूर एक रेगिस्तान में होना चाहिए। क्या ये सही है? बिल्कुल सही। भाई जायन का क्या मतलब है? जायन शांत भाव से बोला, ये काफी सरल है। भले ही हम पहाड़ को नष्ट कर दें, फिर भी वे नुकसान को हाल ही का हुआ देख पाएंगे और जान पाएंगे कि यही निशान का स्थान था। और चूंकि अंतिम स्थान पड़ोस का रेगिस्तान है, उन्हें ये पता लगाने में देर नहीं लगेगी। हमें अधिक समय खरीदने का एकमात्र तरीका पहाड़ को ढकने वाला एक मायावी गठन इल्यूजन फॉर्मेशन लगाना होगा ताकि यह पूरी तरह से साधारण दिखाई दे। इस तरह वे निशान को देख नहीं पाएंगे। भाई जायन के शब्द काफी उचित हैं, लेकिन पूरे पहाड़ को ढकने के लिए पर्याप्त बड़ा और नेसेंट सोल खेतीकार की आध्यात्मिक इंद्रियों को धोखा देने में सक्षम मजबूत मायावी गठन स्थापित करना एक समस्या होगी। क्या ऐसा है कि भाई जायन भी माया तकनीकों में विशेषज्ञ हैं? ज़ियारा लिन ने हैरानी के स्वर में उससे पूछा। जायन ने हंसते हुए कहा, मैं माया तकनीकों में कुशल नहीं हूं, लेकिन मेरे पास कोई है जो है। फिर एक आकस्मिक लहर के साथ उसकी आस्तीन से सफेद रोशनी की एक किरण निकली। एक शानदार चमक के साथ एक सुंदर सफेद वस्त्रधारी महिला प्रकट हुई। प्रणाम मालिक। चांदनी चंद्रा सिल्वर मून प्रकट होते ही जायन को नमस्कार किया। ये कौन है? चांदनी को देखकर ज़ियारा लिन चिल्लाए बिना नहीं रह सकी। ये चांदनी चंद्रा है, इसे मेरी एक सहायक मान लीजिए। जायन ने पहाड़ की ओर इशारा करते हुए एक स्पष्ट जवाब दिया। चांदनी, क्या तुम्हारे पास थोड़े समय में पहाड़ के चारों ओर एक मायावी गठन स्थापित करने की कोई विधि है? चांदनी ने आदरपूर्वक उत्तर दिया, मालिक के मायावी गठन उपकरणों और मेरी माया तकनीकों के साथ ये संभव होना चाहिए। हालांकि मेरे माया नेसेंट सोल खेतीकार की आध्यात्मिक इंद्रियों की नजर को भरोसेमंद ढंग से धोखा देने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली नहीं है।
इसके अलावा मेरी माया तकनीकें जादुई गठन स्पेल फॉर्मेशन जितनी लंबे समय तक नहीं टिकेंगी। ये गायब होने से पहले केवल 2 दिनों तक रहेगी। कुछ विचार के बाद जायन ने अपने भंडार पाउच स्टोरेज पाउच पर थप्पड़ मारा और चमकते हुए जादुई गठन उपकरणों के 2 सेट निकाले। उसने उन्हें चांदनी को सौंप दिया और कहा, ये ठीक है, इसे स्थापित करना शुरू करो। ये चाहे जितना भी मजबूत हो, ये ठीक रहेगा। 2 दिन भी पर्याप्त होंगे। जी मालिक। चांदनी ने जादुई गठन उपकरण लिए और अपना काम शुरू कर दिया। उसी क्षण जायन पक्षी के आकार के पहाड़ को देख रहा था और उसकी आंखों में एक ठंडी चमक आई। उसने अपने हाथों को घुमाया और फिर एक को उठाया, जिससे एक नीली तलवार किरण अजूर स्वर्ड स्ट्रेक निकली जो 30 मीटर से अधिक लंबी थी। यह एक बार अजगर फ्लड ड्रैगन का आकार ले ली और पहाड़ के चारों ओर एक बार कुंडलित होकर एक दहाड़ के साथ वापस उसके शरीर की ओर चली गई। पक्षी के आकार का पहाड़ अचानक ध्वस्त होने लगा। पक्षी का सिर और पंख तुरंत मलबे में बदल गए, जिससे पहाड़ से एक साधारण आकार उभर आया। ज़ियारा लिन स्तब्ध होकर पहाड़ को घूरती रही। हालांकि उसे पता था कि उसकी क्षमता जायन से तुलना नहीं कर सकती, फिर भी यह काफी चौंकाने वाला था कि उसने बिना किसी जादुई खजाने मैजिक ट्रेजर को बुलाए इतनी अद्भुत शक्ति का प्रदर्शन किया। हालांकि उसने सुना था कि जायन 3 महान स्वर्गीय दक्षिण खेतीकारों के बाद दूसरी सबसे बड़ी शक्ति है। ज़ियारा लिन हमेशा अफवाहों पर कुछ संदेह महसूस करती थी। आखिरकार अभी हाल ही में जायन उसके जैसा एक कोर फॉर्मेशन खेतीकार था। नेसेंट सोल चरण में प्रवेश करने के तुरंत बाद इतनी व्यापक प्रसिद्धि पाना ज़ियारा लिन को अनौपचारिक लगा था। उसने मूल रूप से माना था कि उसकी प्रतिष्ठा भाग्य और उसके अवसरवादी तरीकों का परिणाम थी। जब ज़ियारा लिन उसकी शक्ति के प्रदर्शन से विस्मित थी, चांदनी पहले ही कटे हुए पहाड़ पर उड़ चुकी थी और जादुई गठन उपकरण रखना शुरू कर दिया था। चांदनी ने तेजी से काम किया और एक भोजन समाप्त करने के समय में वह पहले ही कर चुकी थी। सफेद कोहरे की परतें धीरे धीरे पहाड़ से उठने लगीं, जिससे इसका अधिकांश हिस्सा ढक गया। केवल पहाड़ की चोटी अनावृत रह गई थी। इसके होते ही चांदनी रोशनी की एक गेंद में पहाड़ की चोटी की ओर भागी और अपना मुंह खोलकर नीचे पहाड़ को ढकने के लिए एक गुलाबी कोहरा थूका। जैसे ही चांदनी ने पहाड़ को कोहरे में लपेटना जारी रखा, कोहरा जैसे ही उसके मुंह से बाहर आया, जल्दी से फीका पड़ गया। जल्द ही एक आश्चर्यजनक दृश्य हुआ। पहाड़ के आसपास का वातावरण विकृत हो गया, जिससे ये पूरी तरह से गायब हो गया और उसकी जगह एक हरा भरा जंगल दिखाई देने लगा। जायन संतोष से सिर हिलाया। हजारों किलोमीटर दूर एक भूमिगत हॉल में मार्क्विस नानलोंग और लू वेइंग हॉल के अलग अलग कोनों में पैर मुड़कर बैठे थे। वे अपने जादुई खजानों को चमकते हुए जादुई खजाने पर लगातार प्रहार करने का आदेश दे रहे थे, भले ही खजाने की रोशनी मंद हो रही थी। बाधा बैरियर पर तैर रहे बौद्ध अक्षर मूल रूप से एक दाने के आकार के थे, लेकिन अब वे मुट्ठी के आकार तक बढ़ गए थे। वे एक गंभीर प्रदर्शन में बाधा की सतह पर घूम रहे थे। सुनहरी बाधा के बाहर एक सफेद हवा अजगर, एक सुनहरी किरण, 2 नीले जल अजगर और एक गहरा हरा छल्ला लगातार प्रकाश बाधा की सतह पर प्रहार कर रहे थे। प्रत्येक प्रहार से प्रकाश बाधा रोशनी की चमक में हल्के से कांपती थी। इस समय तक मार्क्विस नानलोंग और लू वेइंग के चेहरे पूरी तरह से पीले पड़ गए थे। यह अपेक्षित था। वे बिना किसी रुकावट के अपनी जादुई शक्ति का लगातार उपभोग कर रहे थे और अपने जादुई खजानों से हमला करना जारी रखने के लिए अपने जीवन शक्ति वाइटालिटी का अति उपयोग कर चुके थे। वे पहले ही अभयारण्य अभिभावक गठन सैंक्चुरी गार्डियन फॉर्मेशन की बेहद टिकाऊता को कोस रहे थे। यह अतिशयोक्ति नहीं होगी कि कहा जाए कि उन्हें इस बौद्ध जादुई गठन के माध्यम से तोड़ने के लिए अपनी जान जोखिम में डालनी पड़ेगी। हालांकि दोनों को उनकी जीवन शक्ति का बहुत नुकसान हुआ था, बाधा भी अपनी सीमा तक पहुंचने वाली थी। इस तरह दोनों ने दांत पीसे और अपने दिल में कोसते हुए जारी रखा। एक अज्ञात समय के बाद एक विशाल विस्फोट की आवाज सुनाई दी। तुरंत बाद लू वेइंग खड़े हो गए और खुशी से चिल्लाए, ये टूट गया। अंततः हमारे प्रयासों ने फल दिया। मेज को ढकने वाली सुनहरी बाधा और उसके चारों ओर तैरने वाले ताबीज अक्षर तुरंत गायब हो गए। मार्क्विस नानलोंग ने ये देखकर भी उत्साह के साथ खुशी मनाई। जल्द ही दोनों ने बाधा के पीछे रखे खजानों और दवाओं की गहराई से जांच की। चूंकि दोनों विशेष रूप से चालाक व्यक्ति थे, न तो उन्होंने तुरंत कार्रवाई की क्योंकि उनकी धड़कनें अचानक तेज हो गईं। मार्क्विस नानलोंग और लू वेइंग मेज पर टका रहे थे और उनकी नजरें अनजाने में एक दूसरे से मिलीं। दोनों एक दूसरे को सतर्कता से देखने लगे। हालांकि दोनों वर्षों से मित्र रहे थे, लेकिन इतने कीमती खजानों के सामने उनकी दोस्ती एक पल में हवा हो गई। हॉल में चुप्पी छाई रही, जिसे केवल लू वेइंग की हंसी ने तोड़ा। उसने कहा, भाई नानलोंग, हम दोनों अच्छी तरह से जानते हैं कि दूसरा क्या सोच रहा है। हालांकि अतीत में मेरी खेती आपकी तुलना में कम थी, लेकिन मौलान प्लेन्स में अपनी यात्रा के दौरान आपको अपनी खेती को काफी नुकसान उठाना पड़ा था और अब हमारी शक्तियों को समान कहा जा सकता है। इतनी अधिक आध्यात्मिक दवाओं के साथ हमें उन पर लड़ने की जरूरत नहीं है।
इसे समान रूप से बांटना सबसे अच्छा होगा, बजाय इसके कि यह आपसी विनाश में समाप्त हो। मार्क्विस नानलोंग ने मेज पर सबसे आकर्षक खजाने की ओर देखा और कहा, मैं भी भाईलू की बात से सहमत हूँ। हालांकि हम आध्यात्मिक दवाओं को समान रूप से बांटेंगे, लेकिन मुझे केवल भिक्षा पात्र आर्म्स बोल चाहिए। आप अन्य खजाने रख सकते हैं। ये कैसा रहेगा? लू वेइंग का भाव बदल गया, लेकिन थोड़ी देर सोचने के बाद उसने कहा, भिक्षा पात्र। ये ठीक है, तो इसे इसी तरह बांट दें। वर्तमान में मैं केवल अपने जीवनकाल और खेती को बढ़ाना चाहता हूँ। मुझे खजानों का विशेष महत्व नहीं है। मार्क्विस नानलोंग ने खुशी जताई। उसने मूल रूप से सोचा था कि उसे लू वेइंग को मनाने के लिए अधिक त्याग करना होगा, लेकिन उसने आसानी से उसकी शर्तों को स्वीकार कर लिया था। फिर भी उसने सावधानी बरती और लू वेइंग की ओर एक सावधानीपूर्वक नजर डाली। ये देखने के बाद भी कि उसका भाव पूरी तरह शांत था, मार्क्विस नानलोंग अभी भी हिचकिचाया। ये देखकर लू वेइंग मुस्कुराया और बोला, क्या हुआ? क्या भाई नानलोंग ने अपना मन बदल लिया? क्या मैं इसके बजाय भिक्षा पात्र लूं? मार्क्विस नानलोंग की नजर हिली और वह कुछ क्षणों तक चुप रहा। अंत में मार्क्विस नानलोंग एक शांत मुस्कान के साथ हंसा और उत्तर दिया, भाई लू मजाक कर रहे हैं। चूंकि आप सहमत हो गए हैं, मैं आपके प्रस्ताव को स्वीकार कर लूंगा। चलो हम उन्हें एक ही समय में लें। आप 3 खजाने और जैद ताबीज ले लीजिए, जबकि मैं भिक्षा पात्र ले लूं। फिर हम आत्मा दवाओं का वितरण करेंगे। क्या ये ठीक रहेगा? हाँ, आपके कहे अनुसार ही करते हैं। लू वेइंग बिना किसी हिचकिचाहट के सहमत हो गया। संतुष्ट होकर मार्क्विस नानलोंग ने सिर हिलाया और दोनों ने एक ही समय में कार्रवाई की। लू वेइंग ने अपनी आस्तीन को मेज की ओर झाड़ा और 3 जादुई उपकरणों और कई जैद ताबीजों को उठाने के लिए एक सफेद कोहरा निकाला। इसी बीच मार्क्विस नानलोंग ने सावधानीपूर्वक अपना मुंह खोला और सुनहरी रोशनी की एक गेंद में भिक्षा पात्र को उठा लिया। ये सब बिना किसी समस्या के सुचारू रूप से हुआ। खजाने बिना किसी प्रतिरोध के रोशनी से उठ लिए गए और अपने अपने मालिकों के पास उड़ गए। जब मार्क्विस नानलोंग ने भिक्षा पात्र को अपने हाथ में लिया, तो वह खुशी का भाव नहीं छिपा सका। जहां तक लू वेइंग का सवाल था, उसने अपने खजाने हासिल करने पर थोड़ी भी भावना व्यक्त नहीं की। जैसे ही मार्क्विस नानलोंग ने अपने हाथ में निर्दोष भिक्षा पात्र को देखा, उसकी मुस्कान फीकी पड़ गई। अपने हाथ को तेजी से पलटते हुए उसने एक धुंधली गति से भिक्षा पात्र पर थप्पड़ मारा और उसके ऊपर एक पीला ताबीज लगा दिया। इसे देखकर लू वेइंग का भाव बहुत बदल गया। घबराहट में उसने पूछा, मार्क्विस नानलोंग, आप क्या कर रहे हैं? मैं क्या कर रहा हूँ? क्या आपको लगता है कि मैंने यह नहीं देखा कि खजानों और जैद ताबीजों का उपयोग इस भिक्षा पात्र को दबाने के लिए किया जा रहा था? हालांकि मुझे नहीं पता कि यह क्या है, लेकिन मुझे पता है कि यह एक सर्वोच्च प्राचीन खजाना है। जो कुछ भी इसके अंदर है वह भी काफी भयानक होना चाहिए। हालांकि अगर आपको लगता है कि मैं इसे आपके सामने खोलूंगा, तो मुझे डर है कि आप निराश होंगे। जब तक मैं इसे पूरी तरह से दबाने का आश्वासन नहीं कर लेता, मैं इसे नहीं खोलूंगा। जैसे ही मार्क्विस नानलोंग बोला, उसका हाथ भिक्षा पात्र पर थप्पड़ मारता रहा। एक ही सांस में 5 विभिन्न रंगों के ताबीज लगाते रहे। लू वेइंग जल्द ही अपनी संयम पुनः प्राप्त कर पाया और बोला, हे, मुझे नहीं लगता था कि आप मेरे द्वारा आपकी शर्तों पर की गई रियायत को गलत समझेंगे। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन मुझे लगता है कि जैसे ही दवाओं का विभाजन हो जाए, हमें तुरंत यहाँ से निकलना चाहिए। मैं जरूरत से ज्यादा समय यहाँ नहीं रहना चाहता। मार्क्विस नानलोंग ने उपहास में सिनकनी भरी और कहा, फिर आपके कहे अनुसार ही करते हैं। हम दवाओं को समान रूप से बांट लेंगे जो हमारे जीवन काल को बढ़ाएंगी। जहां तक शेष दवाओं का सवाल है, हम उन्हें एक एक करके चुनेंगे। एक हाथ में भिक्षा पात्र पकड़े उसने दूसरे हाथ से मेज की ओर बढ़ाया। उसी पल मेज पर सुनहरी रोशनी का 1 फुट लंबा हाथ प्रकट हुआ और स्वर्ग सार फल हेवन एसेंस फ्रूट को पकड़ने के लिए बढ़ा। लू वेइंग का चेहरा उदास हो गया। बिना कोई जवाब दिए मेज के ऊपर सफेद रोशनी का एक हाथ प्रकट हुआ और बगल में रखे बैंगनी स्वर्ग मैंड मशरूम हेवन मैंड मशरूम को पकड़ने के लिए बढ़ा। एक धम्म की आवाज के साथ स्वर्ग सार फल और स्वर्ग मैंड मशरूम दोनों मेज से गायब हो गए और रोशनी के दोनों हाथों ने कुछ नहीं पकड़ा। फिर मेज चमकदार रोशनी से चमक उठी और सभी आत्मा दवाएं बिना किसी निशान के उबल गईं। इस बाधा के कारण मार्क्विस नानलोंग और लू वेइंग दंग रह गए। उसी क्षण मार्क्विस नानलोंग के हाथ में पकड़ा भिक्षा पात्र जोर जोर से रोशनी में चमकने लगा और उसे सील करने वाले ताबीज जलने लगे। ताबीज तुरंत काली राक्षसी लपटों द्वारा राख में बदल गए। लपटें आग की तरह आत्मा दवाओं में फैल गईं। मार्क्विस नानलोंग के क्रोध और घबराहट में उसने अपने हाथ में भिक्षा पात्र को देखा और उसका चेहरा मौत की तरह पीला पड़ गया। बिना दूसरा विचार किए उसके हाथ से सुनहरी रोशनी चमकी और उसकी उंगली पर एक पुराना सुनहरा ताबीज प्रकट हुआ और उसने उसे भिक्षा पात्र पर जोर से थपथपाया। लेकिन ये स्पष्ट था कि यह बहुत देर हो चुकी थी। भिक्षा पात्र का ढक्कन एक विस्फोटक धमाके के साथ हवा में ऊपर की ओर उड़ गया और उसमें से एक अस्पष्ट काली रोशनी जल्दी से निकली, जो भिक्षा पात्र के धारक मार्क्विस नानलोंग की ओर चली गई।
इतनी कम दूरी पर वह इससे बच नहीं सका। उसका दूसरा हाथ अभी भी सुनहरा ताबीज भिक्षा पात्र पर लगाने से कई इंच दूर था। काली रोशनी उसके चेहरे में समा गई और बिना किसी निशान के गायब हो गई। मार्क्विस नानलॉन के मुंह से एक दर्दनाक चीख निकली और उसने भिक्षा पात्र को जोर से अपने बगल की दीवार में धकेल दिया और फिर अपने सिर को पकड़े हुए जमीन पर घुटनों के बल गिर गया। सुनहरा ताबीज पहले ही जमीन पर गिर चुका था। जल्द ही उसका चेहरा विकृत होने लगा। स्वामित्व पोजेशन। जब लू वेइंग ने ये देखा तो वह डर से पीला हो गया। बिना दूसरा विचार किए उसने मार्क्विस नानलॉन की ओर इशारा किया और उसके शरीर से 2 नीले भाले निकले और बिना किसी दया के मार्क्विस नानलॉन पर जोर से हमला किया। लेकिन अगले ही पल मार्क्विस नानलॉन गरजा और उसने अपना सिर उठाया, जिस पर काली क्यूची की एक सघन परत मंडरा रही थी। उसकी आंखें चांदी सफेद हो गई थीं और वे बिना किसी भाव के आने वाले नीले भालों को घूर रही थीं। जैसे ही नीले भाले उसके सामने पहुंचे, मार्क्विस नानलॉन ने अचानक अपनी भुजा उठाई। छिन छिन, दोनों भालों को उसकी भुजा द्वारा तुरंत रोक दिया गया। प्रहार से धातु पर धातु की आवाज गूंजी। झटके ने उसके वस्त्रों को तितर बितर कर दिया, जिससे नीचे उसकी नंगी त्वचा दिखाई दी। जब लू वेइंग ने यह देखा तो वह सदमे से आंखें फाड़े रह गया। भुजा काली रोशनी से चमक रही थी और बैंगनी लाल नसों से ढकी हुई थी और उसका हाथ पूरी तरह से कठोर हो गया था और काली क्यूब चीक में उलझा हुआ था। यह विकट राक्षसी भुजा इस समय 2 नीले भालों को बिना किसी चोट के रोके हुए थी। अकल्पनीय। लू वेइंग का दिल धड़कने लगा। मार्क्विस नानलॉन की मध्यम नेसेंट सोल चरण की आध्यात्मिक इंद्रियों के बावजूद उस पर एक पल में कब्जा कर लिया गया था, जिससे उसके शरीर में पूर्ण परिवर्तन आ गया। वह काली रोशनी कोई साधारण दुष्ट आत्मा नहीं थी। इस विचार के साथ लू वेइंग ने अचानक अपनी आस्तीन हिलाई और अपने हाथ में एक सफेद जादुई झंडा और दूसरे में एक अग्निलाल स्कार्फ बुलाया। स्कार्फ प्रकट होते ही उसने इसे फेंक दिया, जिससे उसके सामने प्रकाश का एक लाल बाधा बन गया, जिससे उसके मन में भरी घबराहट में कुछ राहत मिली। उसकी समझ के अनुसार उसकी विशाल यांग स्कार्फ, वास्ट यांग स्कार्फ किसी भी दुष्ट या राक्षसी हमले को रोकने के लिए पर्याप्त होनी चाहिए, क्योंकि वह एक दुष्ट आत्मा का सामना कर रहा था। मार्क्विस नानलॉन का शरीर लड़खड़ाकर खड़ा हो गया, लेकिन उसने तुरंत लू वेइंग पर हमला नहीं किया। इसके बजाय उसने अपनी भुजाएं अपने सामने बढ़ाईं और अपने शरीर का एक बार ध्यान से निरीक्षण किया। फिर अपना सिर आकाश की ओर करते हुए ये राक्षसी ढंग से हंसा, हा के इतने वर्षों बाद मैं आखिरकार मुक्त हो गया। देखते हैं अब कौन पवित्र पूर्वजों सेक्रेड एंसेस्टर्स के उदय को रोकेगा। ये दुनिया अब हमारे पवित्र क्षेत्र होली रेल्म की है। पवित्र पूर्वज, पवित्र क्षेत्र, यह क्या मतलब है? यह न जानने के बावजूद लू वेइंग ने जब ये सुना तो उसके दिल पर एक सिहरन छा गई। वह चुपचाप हॉल के प्रवेश द्वार की ओर देखने लगा और उसने हॉल के बाहर लगाए गए जादुई गठन को याद किया। अचानक उसका शरीर सफेद रोशनी से चमकने लगा और हॉल के प्रवेश द्वार की ओर चला गया। उस छोटे समय में वह हॉल के प्रवेश द्वार पर पहुंच गया। लेकिन जैसे ही उसने खुशी मनाई, उसके सामने एक आकृति धुंधली गई, जिसके बाद एक विशाल धमाका हुआ। लू वेइंग ने महसूस किया कि उसकी विशाल यांग स्कार्फ पर एक विशाल शक्ति का झटका लगा, जिसने उसे हॉल के अंदर गहराई तक वापस धकेल दिया। कपड़े की तरह वह दीवार से टकराया और उसमें 1 मीटर गहरा धंस गया। हालांकि प्रकाश के एक बाधा ने उसकी रक्षा की, उसने अपनी पीठ पर एक गड़गड़ाहट महसूस की और उसका शरीर पूरी तरह से सुन्न हो गया। सामयिक रूप से उसने अपने शरीर पर नियंत्रण खो दिया था। उसी क्षण लू वेइंग ने स्पष्ट रूप से देखा कि मार्क्विस नानलॉन का शरीर हॉल के प्रवेश द्वार पर खड़ा था। उसने ठंडे ढंग से अपनी मुट्ठी नीचे की और उसकी ओर उपहास किया, जिससे उसका चेहरा सफेद पड़ गया। बुरा नहीं, बिल्कुल बुरा नहीं। इस तथ्य के बावजूद कि यह राक्षसी शरीर डेविलफाइड बॉडी मेरे मूल शरीर से निम्न है, आप उस झटके को सहन करने वाले काफी सक्षम खेतीकार होंगे। मैं आपको एक रक्त बलि ब्लड सैक्रिफाइस के रूप में स्वीकार करूंगा। मार्क्विस नानलॉन के शरीर से एक अशुभ आवाज निकली। उसके चेहरे के चारों ओर काली क्यूची और भी अधिक सघन हो गई और उसकी चांदी सफेद आंखें लू वेइंग को इस तरह ठंडे भाव से घूर रही थीं, मानो वह पहले ही मरा हो। लू वेइंग ने महसूस किया कि उसके दिल में एक ठंडी सिहरन भर गई। वे शब्द कहते ही मार्क्विस नानलॉन का शरीर धुंधला गया और अपने पीछे अनगिनत छवियों आफ्टर इमेजेस को छोड़ते हुए लू वेइंग की ओर झपटा। लू वेइंग खुद को भय से भरा महसूस कर रहा था। वह दीवार से बाहर निकलना चाहता था, लेकिन उसके पास पर्याप्त समय नहीं था, क्योंकि मार्क्विस नानलॉन बहुत तेज था। राक्षसी शक्ति के प्रदर्शन में काली क्यू से ढके पंजे लू वेइंग की खोपड़ी को भेदने की ओर बढ़ रहे थे। घबराहट में लू वेइंग ने हृदय परिवर्तन रिजॉल्व्ड हिमसेल्फ किया और उसके शरीर से सफेद रोशनी चमकी और उसने अपनी सारी जादुई शक्ति अपने अग्निलाल स्कार्फ में उंडेल दी। उसी पल अग्निलाल प्रकाश का बाधा तेजी से 6 इंच मोटा हो गया, ठीक उस समय जब मार्क्विस नानलॉन ने भावनाहीन आंखों के साथ अपने पंजे उस पर भयंकरता से घोंप दिए। एक विचित्र चरचराहट की आवाज सुनाई दी और लू वेइंग के सामने अंधाधुंध रोशनी चमकी।
उसने भय से देखा कि राक्षसी पंजा बाधा को भेदते हुए अंततः रुक गया। लू वेइंग को ये देखकर बहुत राहत मिली और उसने थोड़ा संयम पुनः प्राप्त किया। फिर उसके शरीर के चारों ओर फिर से रोशनी चमकने लगी क्योंकि वह धातु जैसी दीवारों से मुक्त होने का प्रयास कर रहा था। जब मार्क्विस नानलोंग ने ये देखा तो उसके चेहरे पर एक उपहास आया। एक और जोरदार धमाके के साथ उसने अपना दूसरा हाथ लाल प्रकाश बाधा पर जोर से मारा। उसी क्षण लू वेइंग द्वारा अपने शरीर से उत्सर्जित अधिकांश आत्मा प्रकाश किसी अज्ञात कारण से अचानक फैल गया। लू वेइंग को यह भी समझने से पहले कि क्या हुआ, मार्क्विस नानलोंग ने बाधा में फंसी अपनी भुजा को खींचा और अपने मुक्त हाथ से प्रकाश बाधा पर प्रहार किया। प्रकाश बाधा कांप उठी और उसने लू वेइंग द्वारा बुलाई गई शेष आत्मा प्रकाश को उड़ाकर पूरी तरह से तितर बितर कर दिया। उसी क्षण उसका शरीर दीवार में कई इंच और गहरा धंस गया। अच्छा नहीं, लू वेइंग को अचानक समझ में आया कि क्या हो रहा है और उसका चेहरा बहुत बदल गया। उसने जल्दबाजी में अपने हाथ में सफेद जादुई झंडे को हिलाया ताकि उसे सक्रिय किया जा सके। हालांकि मार्क्विस नानलोंग ने व्यवस्थित रूप से अपनी मुट्ठी मारना शुरू कर दिया। लू वेइंग को झंडा सक्रिय करने का मौका नहीं दिया। प्रत्येक मुट्ठी तब मारी गई जब उसने झंडे में आध्यात्मिक चीख डालना शुरू किया और जबरदस्ती उसे बाधित किया। प्रत्येक लगातार प्रहार तेजी से और अधिक बल के साथ आ रहा था। दीवार में कंपन गूंजने लगा। लू वेइंग ने एक गुप्त तकनीक का उपयोग करने की सोची, लेकिन जब उसने इसे सक्रिय करने का प्रयास किया तो उसकी आधी जादुई शक्ति फीकी पड़ गई। परिणामस्वरूप लू वेइंग को अपनी क्षमताओं का उपयोग करने से वंचित कर दिया गया क्योंकि वह बेसहारा पत्थर की दीवार के अंदर फंसा हुआ था। वह केवल निराशा से खाली देख सका क्योंकि उसके चारों ओर का लाल प्रकाश बाधा धीरे धीरे मंद पड़ता जा रहा था। लू वेइंग की नज़र मार्क्विस नानलोंग से मिली और उसने महसूस किया कि उसका दिल हिंसक रूप से कांप रहा है। अब ये समय की बात थी कि उसका खजाना भेद दिया जाए और उसके शरीर का पलपा बन जाए। इस विचार के साथ लू वेइंग ने दांत पीसे और जोर से चिल्लाया। उसके सिर से सफेद रोशनी चमकी और उसके चेहरे वाला एक नैसेंट सोल उसमें से बाहर निकला। उसका चेहरा आतंकित था और वह एक छोटी नीली तलवार को कसकर पकड़े हुए था। उसी समय विशाल यांग स्कार्फ अचानक फट गया। नैसेंट सोल के मन से अनिश्चय का अंतिम निशान मिट गया और वह अचानक अपने पैर जमीन पर पटकते हुए गायब हो गया, हॉल के प्रवेश द्वार की ओर धुंधलाते हुए। हालांकि चीजें योजनानुसार नहीं हुई। अपनी पीठ प्रवेश द्वार की ओर किए हुए, मानो वह क्या हो रहा है इससे अनभिज्ञ हो, मार्क्विस नानलोंग की पीठ अचानक से फट पड़ी और उसमें से एक भूतिया चेहरा गोस्ट फेस जिसकी आंखें बंद थीं, बाहर निकल आया, जो रक्तशाप द्वार ब्लड कर्स गेट पर बने चेहरे जैसा ही था। उसी क्षण भूतिया चेहरे ने अपनी चांदी की आंखें खोली और अपने मुंह से एक बैंगनी धारा छोड़ी। उसी समय लू वेइंग का नैसेंट सोल पहले ही अपनी उड़ने वाली तलवार को फेंक चुका था और जितनी जल्दी हो सके उस पर सवार होकर भाग रहा था। लेकिन जब उसके कान में एक दर्दनाक चीख पड़ी तो नैसेंट सोल को लगा मानो उसका मन जलने लगा हो और उसके सिर से कुछ फूट पड़ा। नैसेंट सोल ने खाली भाव से उस लंबी पट्टी को देखा जो उसके माथे से निकली थी और तेजी से चीखा। फिर एक पल बाद उसके शरीर की सारी शक्ति खत्म हो गई और वह जमीन पर गिर गया, स्थिर होकर। अगर वहां कोई और होता तो वह देखता कि भूतिया चेहरे के मुंह से एक लंबी बैंगनी पट्टी निकली थी और उसने नैसेंट सोल के सिर को भेद दिया था। वह बैंगनी पट्टी भूतिया चेहरे की जीभ थी। जब भूतिया चेहरे ने नैसेंट सोल को गिरते देखा तो वह अपमानजनक मुस्कान के साथ अपनी जीभ वापस खींच लाया और लू वेइंग के नैसेंट सोल को अपने मुंह में खींच लिया और निगलने से पहले कई बार चबाया। फिर वह संतोष के भाव के साथ धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर ली। उसी क्षण मार्क्विस नानलोंग ने अंततः मुड़कर निस्वार्थ छोटी नीली तलवार को भावशून्य भाव से देखा। उसके चेहरे पर एक कठोर भाव आया और उसने अपना हाथ फेरा, लू वेइंग के शरीर से उसका दिल फाड़कर बाहर निकाल लिया और उसे कुचल दिया, उसे हवा में खूनी धुंध के रूप में तितर बितर कर दिया। अब शरीर पूरी तरह से निर्जीव था। ये काम होते ही मार्क्विस नानलोंग ने भावशून्य भाव से अपनी नजर इधर उधर दौड़ाई और फिर सहजता से काली धुंध में बदलकर बाहर की ओर चला गया। एक पल बाद वह कई निस्वार्थ जादुई गठनों के सामने खड़ा था। उसने उपहास किया और उनके बीच से गुजरते हुए सीधे तालाब से बाहर निकल भागा। एक कप चाय पीने के समय में मार्क्विस नानलोंग एक पहाड़ी से कई 100 मीटर ऊपर हवा में प्रकट हुआ और इधर उधर देखा। इतनी ऊंचाई पर उड़ने से स्वाभाविक रूप से शैतानी घाटी डेविल फॉल वैली के कुछ प्रतिबंधों रेस्ट्रिक्शंस में हलचल मची। आकाश से अनगिनत बिजली के कोंच उस पर बरसे, लेकिन जब भी वे उससे 3 मीटर की दूरी पर पहुंचते वे मुड़ जाते और हट जाते, उसे पूरी तरह से सुरक्षित और शांत छोड़ देते। मार्क्विस नानलोंग ने आधे दिन तक अपने आसपास देखा और अंततः अपनी दिशा तय कर ली। अचानक उसने अपनी आंखें सिकुड़ी जिनमें से चांदी की रोशनी चमक रही थी और वह काली रोशनी की एक लकीर बनाते हुए आकाश में से निकल गया। ... उसी समय भूत आत्मा संप्रदाय के संप्रदाय प्रमुख का दल विशाल वेदी ऑल्टर के किनारे खड़ा था और आश्चर्य के भाव के साथ अपने सामने ऊपर उठती हुई अनंत सीढ़ियों को देख रहा था।
पहले वे वेदी से 5 किलोमीटर से अधिक दूर एक बड़े पैमाने पर प्रतिबंध में फंसे थे और परिणामस्वरूप लगभग एक दिन की देरी हुई थी। अब जब वे अंततः वेदी के पास पहुंचे तो वे देख सके कि हालांकि यह भव्य और प्रभावशाली थी, लेकिन समय के विशाल गुजरने के स्पष्ट संकेत थे। सीढ़ियों पर न केवल खरपतवार उगे हुए थे, बल्कि कुछ क्षेत्र पूरी तरह से घिसे हुए थे। वांग तियानशिंग ने लंबे समय तक वेदी का निरीक्षण किया। अंत में उसने कहा, चलो, जब हम वेदी के शीर्ष भाग पर पहुंचेंगे तो हमें आत्मा ईथर उद्यान स्पिरिट ईथर गार्डन के निशान मिलेंगे। आत्मा अवशेष सोल रेमनेंट के अनुसार प्रवेश द्वार वहां होना चाहिए। फिर वह आगे बढ़ा और वेदी पर चढ़ने का नेतृत्व किया, लेकिन दूसरों के आश्चर्य के विपरीत वांग तियानशिंग ने जैसे ही कदम बढ़ाया, जोर से शपथ ली। फिर उसके चारों ओर पीली रोशनी प्रकट हुई। लगता है अंतहीन सीढ़ियों की ओर देखते हुए उसने द्वेषपूर्ण भाव से दांत पीसे और कहा, सभी सावधान रहें, इन सीढ़ियों पर प्रतिबंध मौजूद हैं। वेदी के शीर्ष पर चढ़ना आसान काम नहीं होगा। वेई वुया ने यह सुनकर अपना माथा सिकोड़ा। हालांकि उसे कुछ प्रतिबंधों की परवाह नहीं थी, लेकिन इससे निश्चित रूप से बाकी दल की गति धीमी हो जाएगी। इसके लिए वह बेबस था। अन्य लोगों ने भी उसके विचारों को साझा किया। सामने आत्मा ईथर उद्यान के पड़े होने का ज्ञान होने के कारण इन प्रतिबंधों के अस्तित्व ने उनमें चिड़चिड़ाहट और अधीरता पैदा कर दी। चलो, वांग तियानगु ने सांस ली और सीढ़ियों पर कदम रखा। फिर उसके चारों ओर पीली रोशनी जल उठी और उसने महसूस किया कि उसका शरीर आधा टन भारी हो गया है। उसी समय अन्य लोग भी गठन से प्रभावित हुए। जबकि वेई वुया बिना किसी बाधा के चल सका, 3 कोर फॉर्मेशन खेतीकार चढ़ने के लिए संघर्ष करते हुए पीले पड़ गए। खेतीकारों का दल धीरे धीरे वेदी के शीर्ष पर चढ़ा। ... प्रतिबंधों से छिपे एक मृद्यान ओएसिस के पास जायंत ने अपने सामने पानी को देखा और बड़बड़ाया, क्या यह आत्मा किंडल फल स्पिरिट किंडल फ्रूट है? प्रतिबंधों के बाहर उन्हें घेरे हुए चारों ओर असीम पीली रेत थी। बिल्कुल सही, ये निस्संदेह फल है। इसके बाहरी स्वरूप की परवाह किए बिना सभी संकेत इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि यह असली है। ज़ियारा लिन जायन से 3 मीटर की दूरी पर खड़ी थी और उत्साह के भाव के साथ बोली। उसकी चमकदार आंखें मृद्यान पर अड़ी हुई थीं। उनके सामने पानी के केंद्र में पानी के साथ कुछ कीचड़ निकल रहा था और इसके साथ ही एक चमकती हुई पन्ना हरे पौधे का तना था। यह 1 मीटर लंबा था और अंगूठे के आकार के अंडाकार पत्तियों से ढका हुआ था। पौधे के सबसे ऊपर 4 विचित्र फल उग रहे थे। वे अग्नि लाल थे, ऊपर से पतले और नीचे से चौड़े और ऊपर से मंद लाल रोशनी देते थे। इसके द्वारा निकलने वाली मंद सुगंध के साथ यह एक स्टैंड पर जलती हुई मोमबत्ती से आश्चर्यजनक समानता रखता था। जायन भी इस बात पर सुनिश्चित था कि यह आत्मा किंडल फल था और जब उसने सुना कि ज़ियारा लिन भी ऐसा ही सोचती है तो वह मुस्कुराया। ज़ियारा लिन ने गहरी सांस ली और जायन की ओर मुड़कर निर्णायक स्वर में बोली, मैं अभी फल तोड़ने जा रही हूँ। मामलों को लटका नहीं रखना बेहतर है। इतनी जल्दबाजी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। चूंकि यह पौधा यहाँ इतने वर्षों से मौजूद है तो संभव है कि इसकी रक्षा करने वाला कोई जीव हो, अन्यथा ये पहले ही खा लिया गया होता। भले ही इसे मायावी गठन इल्यूजन फॉर्मेशन से छिपाया गया हो। अपनी उत्तेजना के बावजूद जायन ने बाहरी रूप से शांत रहते हुए कहा, क्या भाई जायन का मतलब है कि इसकी रक्षा कोई प्राचीन जानवर एंशिएंट बीस्ट कर रहा है? चौंक कर ज़ियारा लिन को सतर्कता आ गई। जायन ने पहले घाटी में पाए जाने वाले प्राचीन जानवरों के बारे में थोड़ा बहुत बताया था। बिल्कुल सही, क्या आप देख रही हैं उस पेड़ के शीर्ष पर टूटी हुई 2 डालियां? 2 फल पहले ही उस प्राचीन जानवर द्वारा खा लिए गए होंगे जो इसकी रक्षा कर रहा है। हालांकि शोधन के बिना यह खेती के क्षेत्र कल्टिवेशन रेल्म को नहीं बढ़ाता, लेकिन फिर भी बाधा बॉटलनेक को तोड़ने में इसका कुछ प्रभाव पड़ता है। इसीलिए हो सकता है कि फल अभी तक पूरी तरह से खाए न गए हों। इसमें कोई संदेह नहीं था कि अगर जीव पास में था तो वह झील में छिपा होगा। जब से जायन ज़ियारा लिन के साथ घाटी की गहराइयों में प्रवेश कर रहा था, उसने अपने सिर से लबादा क्लोक उतार दिया था। उसने सोचा कि उसने वायु सवारी रथ विंड राइडिंग चैरियट चलाने के बाद उसने अनुमान लगा लिया होगा कि वह आकाशीय विदारों स्पेशल टीयर्स से बचने की क्षमता रखता है, इसलिए उसने इसे छिपाने की जहमत नहीं उठाई। झील पर अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों स्पिरिचुअल सेंस को दौड़ाने के बाद कुछ भी पता न चलने पर उसने चमकती नीली आंखों से उसे देखा। उसकी नजर तालाब की गहराइयों में 100 मीटर तक प्रवेश कर गई और उसका भाव बदल गया। जायन के चेहरे को घूरते हुए ज़ियारा लिन ने उसके बदले हुए भाव पर ध्यान दिया और उसका त्वरा सिकुड़ गया। उसने पूछा, क्या हुआ? क्या भाई जायन ने कुछ खोज लिया है? शांत भाव के साथ उसने अपना सिर ज़ियारा लिन की ओर मोड़ा और कहा, पीछे हट जाए। फल की रक्षा करने वाला प्राचीन जानवर काफी परेशानी वाला लग रहा है। इसे खत्म करने में थोड़ी मेहनत लगेगी। ये तथ्य कि जानवर उसकी आध्यात्मिक इंद्रियों से बचने में सक्षम था, जायन पर गहरी छाप छोड़ गया था। तो मैं भाई जायन की मेहनत के लिए आभार व्यक्त करती हूँ। अपनी कमजोर क्षमताओं को जानते हुए वह केवल जायन पर भरोसा कर सकती थी और उसने समझदारी से आज्ञा मान ली।
फिर वह 100 मीटर पीछे उड़ गई और हवा में स्थिर खड़ी रही। जैसे ही जायन ने ज़ियारा लिन को एक तरफ होते देखा, उसने अपनी कमर पर हाथ लगाया और हवा में 3 आत्मा जानवर थैले स्पिरिट बीस्ट पाउचेस फेंक दिए। फिर एक मंत्र संकेत इनकैंटेशन जेस्चर के साथ उसने अपने चारों ओर आकाश को ढकने और सूर्य को छिपाने के लिए हजारों स्वर्ण भक्षण बीटल गोल्ड डिवॉरिंग बीटल्स को बुला लिया। 100 मीटर के आकाश में सुनहरी रोशनी चमक उठी। जब ज़ियारा लिन ने ये देखा तो वह चौंक कर चीख नहीं सकी। उसे जायन के कीड़ों के बारे में पता था और उसने उन्हें हेवन हॉल में और आर्ट्स एंड सिक्स पाथ्स आर्क्स एंड सिक्स पाथ्स के शिष्य के साथ उसकी लड़ाई में भी उपयोग करते देखा था। हालांकि वर्तमान में स्वर्ण भक्षण बीटल का रंग, खतरनाकपन और संख्या में भारी बदलाव आ गया था। इन हजारों अत्यंत भयानक कीड़ों की अचानक उपस्थिति ने एक असाधारण दबाव प्रेशर छोड़ा जिसने उसे दंग कर दिया। जायन ने ज़ियारा लिन के झटके पर कोई ध्यान नहीं दिया और स्वर्ण भक्षण बीटल को गठन में व्यवस्थित किया। फिर अपनी आस्तीन की एक लहर के साथ उसकी 36 बांस क्लाउड स्वर्ण तलवारें बैम्बू क्लाउड्स वॉर्म सॉर्ड्स लगातार बाहर निकली और बीटल के बादल के चारों ओर 1 फुट लंबी रोशनी की लकीरों में उड़ने लगीं। उसने लगातार जादुई मुद्राओं स्पेल सील्स से सभी सुनहरी तलवार प्रकाशों को मारा और वे तुरंत 100 से अधिक समान छवियों में विभाजित हो गईं, जिनमें से प्रत्येक शानदार रोशनी के साथ चमक रही थी। उसने आकाश में तलवार प्रकाशों की ओर इशारा किया और धीरे से चिल्लाया, जाओ। तलवार प्रकाश एक बार कांपे और प्रत्येक रहस्यमय ढंग से एक एक करके गायब होने लगे। एक पल में ऑरेट तलवार गठन ऑरेट स्वॉर्ड फॉर्मेशन बीटल के बादल के नीचे स्थापित हो गया था। जायन ने अपने होंठ भींच लिए। गठन के साथ उसे बहुत राहत मिली। उसने नीचे झील में देखा और उसके चेहरे पर एक कठोर भाव आया। अपने हाथों के झटके के साथ सुनहरी रोशनी तेजी से चमकी और उनके चारों ओर गड़गड़ाहट गूंजी, जिससे उसके हाथों के बीच एक मुट्ठी भर बिजली का गोला लाइटनिंग बॉल प्रकट हुआ। एक पल में बिजली का गोला एक कटोरे के आकार तक बढ़ गया और जायन ने अपने हाथ आगे बढ़ाए, गड़गड़ाहट के साथ सुनहरे गोले को झील की ओर लॉन्च कर दिया। जब बिजली का गोला झील की सतह को छुआ तो गड़गड़ाहट हुई क्योंकि गोला फट गया, झील को बिजली की चापों से भर दिया। ज़ियारा लिन ने ये देखकर अपने होंठ काट लिए। उसका दिल भारी था और उसकी नजर दृश्य पर टिकी थी। सुनहरी बिजली गायब नहीं हुई, इसके बजाय यह पानी के माध्यम से हिंसक रूप से उफन पड़ी, जिससे झील के केंद्र में 10 मीटर चौड़ा भंवर व्हर्लपूल बन गया। एक बंद गरजने की आवाज सुनाई दी और भंवर से काले सफेद राक्षसी क्यूब डेमोनिक ची की एक धुंध निकली, जो एक विचित्र प्राचीन जानवर को धुंधले रूप में छिपाए हुए थी। जानवर विचित्र दिखता था। इसका एक नर्म जेट काला शरीर था जो 20 मीटर से अधिक लंबा था और विभिन्न आकारों के टिक्करों और छेदों से भरा हुआ था। मांस के ढेर के केंद्र में एक विशाल उभार था जो उसका सिर प्रतीत होता था। और अपने एकमात्र जेट काले आंख के अलावा जायन ने कोई अन्य संवेदी अंग नहीं देखा, न ही मुंह और न ही नाक। जानवर वास्तव में घृणित था, जिससे जायन को भी आशंका महसूस हुई। जब ज़ियारा लिन ने दूर से इस जानवर को देखा तो उसका चेहरा पीला पड़ गया और उसकी रीढ़ में एक सिहरन दौड़ गई। हालांकि जायन ने ऐसे प्राचीन जानवर के बारे में कभी सुना या पढ़ा नहीं था। वह अनजाने में ज़ियारा लिन की ओर देखने के लिए मजबूर हुआ, लेकिन उसने बस एक कड़वी मुस्कान के साथ जवाब दिया। ये स्पष्ट था कि वह भी नहीं जानती थी। ऐसी किसी चीज का सामना करते हुए जिसे वह नहीं पहचानता था, जायन ने फैसला की कि इसे धीरे धीरे जांचने और इसे अपने हमले लॉन्च करने की अनुमति देने के बजाय इसे जल्द से जल्द निपटाना सबसे अच्छा होगा। उसने तुरंत अपना हाथ लहराया और ऊपर कीड़ों के झुंड पर एक जादुई मुद्रा स्पेल सील मारी। अचानक हवा में कीड़ों के झुंड की भनभनाहट भर गई और वे जल्दी से अपने केंद्र में सिमट गए, एक विशाल सुनहरा बादल बनाते हुए जो प्राचीन जानवर को ढकने के लिए चला गया। जब प्राचीन जानवर ने यह देखा तो उसे समझ आ गया कि चीजें अच्छी नहीं हैं। उसका शरीर फैला और सिकुड़ा, अपने शरीर के छेदों से सुनहरे बादल की ओर एक अजीब हरा तरल पदार्थ छोड़ते हुए और हवा को मछली जैसी गंध से भरते हुए। जायन का त्वरा सिकुड़ गया, लेकिन जल्द ही वह शांत हो गया। हरे तरल पदार्थ का स्वर्ण भक्षण बीटल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा और उन्हें थोड़ा सा भी नुकसान नहीं पहुंचाया। बीटल का बादल जानवर को ढकने के लिए नीचे उतरा, लेकिन उसके शरीर के चारों ओर की काली सफेद क्यू ने बीटल को उसके करीब जाने से रोका। हालांकि ये ज्यादा देर तक नहीं टिकता। जानवर का मन भय से कांप उठा। अनगिनत बीटल उस काली सफेद क्यू को खाने में लगे हुए थे जिसे उसने अनगिनत वर्षों की खेती में बनाया था। वह पानी में डूबकर भागने की कोशिश करता था, लेकिन जायन पहले से ही इसके लिए तैयार था। उसने पानी की ओर इशारा किया और अपनी उंगली पर एक अखरोट के आकार का नीला अग्निगोला ब्लू फायरबॉल बुलाया, फिर एक झटके के साथ इसे लॉन्च कर दिया। चरचराहट। अग्निगोला अंधी नीली रोशनी के प्रदर्शन में फट पड़ा। बर्फीली नीली क्यू का एक बादल जल्दी से विस्फोट से फैल गया, झील को बर्फ की मोटी परत में ढकते हुए। एक पल में नीली झील बर्फ के एक विशाल ब्लॉक में बदल गई। प्राचीन जानवर की पानी में भागने की योजना रुक गई। इसके बजाय ये बर्फ से टकराया और भी अधिक भय से भर गया।
फिर उसने सुनहरे बीटल से घिरी काली सफेद क्यू के साथ उड़ने का प्रयास किया। जैसे ही वह धुंधलाते हुए झील के किनारे तक पहुंचा, एक खाली जगह में अचानक सुनहरी रोशनी चमकी। एक पतली सुनहरी धागा, फाइन गोल्डन थ्रेड, प्राचीन जानवर की ओर चमक गया। फिर जेट काले मांस का एक छोटा टुकड़ा काट दिया गया, जो बीटल के बादल पर खून बिखेरते हुए गिर पड़ा। सुनहरे धागे ने तुरंत जानवर की रक्षा करने वाली काली सफेद धुंध को काट दिया और उसके शरीर का एक छोटा हिस्सा काट दिया। रक्षा में छेद के साथ अनगिनत सुनहरे बीटल उस छेद से होकर भीतर घुस गए और प्राचीन जानवर के शरीर को ढक लिया। जानवर ने अचानक एक दयनीय चीख निकाली और उसके शरीर में रोशनी चमकी। स्वर्ण भक्षण बीटल को जलाने के लिए राक्षसी हरे लॉर्ड ग्रीन फ्लेम की एक परत उसे ढकने लगी। हालांकि हरी लपटें एक शक्तिशाली क्षमता थी जिसे जानवर ने वर्षों की कड़ी मेहनत से खेती की थी, लेकिन इसने स्वर्ण भक्षण बीटल को थोड़ा भी परेशान नहीं किया। वास्तव में इसने उन्हें उकसाया और वे और भी तेज गति से जानवर को खाने लगे। जानवर को पूरे शरीर में अवर्णनीय दर्द हुआ और वह झील के दूसरी तरफ से भागने के एक और निराश प्रयास में दिशा बदलने को मजबूर हुआ। जायन अपने दोनों हाथ पीठ के पीछे किए झील के किनारे खड़ा था। उसने बीटल से ढके जानवर को ठंडे भाव से देखा क्योंकि वह एक अधमरे मक्खी की तरह तड़प रहा था। दुर्भाग्य से उसके लिए जायन ने पहले ही ओरिएट तलवार गठन और एक स्वॉर्ड फॉर्मेशन स्थापित कर दिया था। हालांकि उसने जानवर को घेरने के लिए गठन को सक्रिय नहीं किया था, लेकिन जब भी वह भागने की कोशिश करता, एक सुनहरा तलवार धागा उसके शरीर का एक हिस्सा काट देता। जल्द ही जानवर का आधे से अधिक शरीर गायब हो गया और उसकी चीखें कमजोर होने लगीं। अंततः उसने अंतिम पीड़ादायक चीख छोड़ी और बर्फ पर गिरकर पूरी तरह से स्थिर हो गया। इस नामहीन जानवर की असली क्षमता उसकी अद्भुत आभा छिपाने की कला थी। यहाँ तक कि देर से नेसेंट सोल खेतीकार भी इसका पता नहीं लगा सकते थे, लेकिन लड़ाई में उसकी क्षमता हास्यास्पद रूप से औसत थी। ये दुर्भाग्य की बात थी कि उसके भेष को जायन की ब्राइट साइड स्पिरिट आंखों, ब्राइट साइड स्पिरिट आइज ने देख लिया था। और ये तलवार गठन में फंसे और स्वर्ण भक्षण बीटल से घिरे होने के कारण यह अपनी जन्मजात भागने की क्षमताओं का उपयोग नहीं कर सका और आसानी से मारा गया। थोड़ी देर बाद स्वर्ण भक्षण बीटल भनभनाते हुए हवा में उड़ गए। उनके पीछे केवल एक अजीब काला सफेद गोला बचा था, जो जानवर का राक्षस कोर्ट डेमन कोर्ट था। उसी क्षण जियारा लिन उड़कर आए और उसने प्रशंसा के भाव के साथ जायन की ओर देखा। भाई जायन, आपकी वर्तमान क्षमताएं वास्तव में गहरी हैं। आप इस प्राचीन जानवर को पूरी आसानी से मारने में सक्षम थे। ऐसा लगता है कि भाई जायन के 3 महान स्वर्गीय दक्षिण खेतीकारों के बराबर होने की अफवाहें सच हैं। यह नहीं कि मेरी क्षमताएं उत्कृष्ट हैं, बल्कि जानवर कमजोर था। यह उन प्राचीन जानवरों की तुलना में कहीं नहीं था जिनसे मैंने पहले लड़ाई की थी। जायन ने सिर हिलाया और फिर हाथ बढ़ाकर राक्षस कोर को अपने हाथ में बुला लिया। जायन ने उसे नीचे देखा और चमकता हुआ काला सफेद राक्षस कोर देखा। ये पहली बार था जब उसने इस तरह के रंगों वाला राक्षस कोर देखा था और वह उत्साहित होने से खुद को नहीं रोक सका।